बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बात करना और जिनसे कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं निहायत अहमियत का हामिल है और शायद इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए, उनके हवाले से कुछ सीखा जाए। जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से आज हम बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जिन्हें हम हेल्दी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, कितनी ज़रूरी हैं हमारी जिस्मानी नशोनुमा के लिए और इसके साथ साथ हमारी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना अपने बच्चों को क्यों ज़रूरी है, बच्चों के हवाले से जब भी हम बात करते हैं उनकी नशोनुमा पर यकीनन हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन तरीके से इनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा हो सके। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें दरकार होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ उनके अंदर इनकलकेट करनी होती हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उनकी डेली रूटीन में शामिल करनी होती हैं जो कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद हों और साथ ही साथ ओवरऑल सोसाइटी के माइंडसेट को तब्दील करने के लिए भी अहम हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हो। उन्हीं में से एक है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, परफॉर्म करना और इन्हीं हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना। कैसे कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस्मानी सेहत के हवाले से बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बेहतर से बेहतर हो। कहीं ना कहीं हमें जो है वो मेंटल ग्रूमिंग पर भी तवज्जो देनी है, हमें अपनी जहनी नशोनुमा पर भी तवज्जो देनी है। जहनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा कैसे एक इंसान की डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होती हैं और इनका किस तरह से सहारा बनती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू होगी। जिस्मानी और सेहत बरकरार रखने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपना शुआर बनाएं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, अपनी डेली स्केड्यूल में शामिल करें कि जिनके ज़रिए हम अपनी जहनी सेहत को भी बेहतर बना सकें, जहनी नशोनुमा को भी यकीनी बना सकें और साथ ही साथ जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी वही चीज़ें ज़रूरी हों। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी वॉक है, एक्सरसाइज है, डेली रूटीन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल ग्रूमिंग में हमें हेल्प आउट करती हैं, यही हमारी तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करती हैं, हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करती हैं। कितना ज़रूरी है कि जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं, अपने हवाले से बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस भी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ है, जिस भी फील्ड में हम एक्सेल करना चाहते हैं उसमें हम ग्रूम कर सकें, उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें ताकि हम क्रिएटिव बन सकें, हमारे जहन में अच्छे ख़यालात आ सकें, मुस्बत सोच को हम अपना सकें और इसके साथ साथ हमारी इंसानी शख्सियत जो है वो भी बेहतर बन सके, क्योंकि शख्सियत में निखार लाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, करैक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाहे एक बच्चे से बात की जाए, एक बच्चे के हवाले से हम कंसर्न हो या फिर हम अपनी ग्रूमिंग की बात कर रहे हों, हम बड़े हैं, हम मैच्योर हैं, हम सोसाइटी का एक फ़ाल किरदार हैं, हमें भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, हमें भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारे लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उतनी ही अहम है जितने एक नौजवान के लिए हैं, जितने एक बच्चे के लिए, क्योंकि सेहतमंद मुआशरा ही मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है, मुल्क की तरक्की का सबब बनता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रूम करे, हम ग्रूम करें, हमारा मुआशरा अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बने, तो उसके लिए हमें सेहतमंद मुआशरा डेवलप करना है। कैसे कर सकते हैं, क्या सोल्यूशंस होंगे, क्या सजेशंस होंगे, जानेंगे अपने मेहमानों से जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करिए सुंबुल जुनैद है, हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुंबुल आपके आने का। सुंबुल के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है फराह खान है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फराह, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फराह के साथ आज के तीसरे मेहमान, आप सब उनको जानते हैं, फिटनेस ट्रेनर है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, दाऊद जंजुआ, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से हैं दाऊद? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सुंबुल से जानना चाहूँगी, सुंबुल आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ हम जिस्मानी नशोनुमा की बात करें वहीं जहनी सेहत और जहनी सलाहियतों की नशोनुमा की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कितना अहम है ये टॉपिक आपकी नज़र में? बहुत अहम है। अगर आप अहमियत के उस दर्जे की बात करती हैं तो, क्योंकि जिस तरह हम हमेशा से बात करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल नहीं है, बिल्कुल सेपरेट नहीं है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल एक साथ साथ चलती हैं। हमें दोनों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम एक बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी गुजार सकें। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगी तो ऑल्टरनेटिवली मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। तो दोनों का ख्याल रखना इक्वली बहुत ज़रूरी है। सही। और जिस तरह अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आजकल के दौर में हमें कोई भी इशू होता है, हम जल्दी से गूगल पे सिम्टम्स
पुट इन करेंगे कि हमें क्या इशू हो गया है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें एक लंबी सी प्रिस्क्रिप्शन देगा, हम खुशी खुशी लेंगे ताकि हम ठीक हो सकें। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिवली हम एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है ना कि अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन का ध्यान रखते हैं कि आप हेल्दी वे में अपनी लाइफ को चलाएं इंस्टेड ऑफ कि आप अनहेल्दी वे से अपनी लाइफ को मॉडिफिकेशन को उस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप मेडिसिन की तरफ फोकस करें और अपनी जो एक रूटीन है बिल्कुल लेथार्जिक और सीडेंटरी बनाइए कि पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहना है, एक ही जगह पे से एक ही काम करना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, ठीक। तो एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि अगर एक टिप है ना कि आपको एक टिप दी जाए कि अगर आप ये एक चीज़ करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपका फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, बेटर स्लीप होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। दिस इज़ द ओनली थिंग, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जब आप उसको अपनी लाइफ में रेगुलरली इनकॉर्पोरेट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सही। और अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, आप बिल्कुल एक ऑपोजिट लाइफ गुजार रहे हैं, एक स्लो लाइफ है, एक जगह बस बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं बस, और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चीज़ें होंगी। कंसंट्रेशन कम होगी, फोकस कम होगा, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। डेफिनेटली जब स्लीप भी डिस्टर्ब है, एनर्जी डिस्टर्ब है, हम अपने किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बेशक वो हमारा कोई करियर ओरिएंटेड काम है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काम है। तो आई थिंक एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे है ना कि आपको कोई पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज लेनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी और अपनी सोच को तब्दील करना है। फरा क्या ऐड करना चाहेंगे इस खूबसूरत गुफ्तगू में? जिस्मानी सरगर्मियों को प्रमोट करना, इनकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलकीली हम समझते क्या है, हम ये समझते हैं हम जितने लीन हैं हम उतने सेहतमंद हैं। ऐसे ही, ठीक है। हम जितना ज़्यादा खाना छोड़ देते हैं, हम जितने ज़्यादा पतले दिखेंगे हम उतने ज़्यादा सेहतमंद दिखेंगे। हमारे यहाँ फिटनेस का जो एक टोटल माइंडसेट चेंज हो चुका है। फिटनेस आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, जब तक आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है। ब्रेन की हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दो फर्क चीज़ें हैं। ब्रेन कितना हेल्दी है उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। देखें, ब्रेन डिवाइस है तो आपकी जो आपका जो मेंटल लेवल है वो उसकी प्रोग्रामिंग है, तो आपको दोनों चीज़ों का इक्वली ख्याल रखना है। ये देखना है डिवाइस कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, कितना नहीं कर रही। अब उसके लिए भी क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बहस है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बीच में इंक्लूड करूं। अब फिजिकल हेल्थ अक्सर लोगों का देखा गया कि जिन्होंने एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत की यहाँ तक कि हार्ड एक्सरसाइजेस तक चले गए और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जब अचानक उन्होंने उस चीज़ को क्विट किया तो ब्रेन पे बहुत बुरा असर आया। ब्रेन उस चीज़ को बर्दाश्त, इसका मतलब इक्वली ब्रेन उतना स्टेबल नहीं था। ठीक, आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ चलता रहे। अब मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ, शायद हम जब ये वर्ड मेंटल यूज़ करते हैं ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लोग समझते हैं पागलों का डॉक्टर। हम मेंटल मतलब पागल के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ यानी आप किस कदर अपने डेली रूटीन में अपने ब्रेन से बेहतर काम लेते हैं, आपकी कितनी ट्रेनिंग है इस पर, स्पेशली बचपन से। अब एक टेक्निक होती है जिसको फ्लैश कार्ड टेक्निक कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जब पढ़ाया जाना शुरू किया जाता है, यानी जब बच्चे लर्निंग प्रोसेस में आते हैं, उस एज में आते हैं जब माँ को फिक्र होती है बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अब वहाँ से सबसे पहले उसके ब्रेन का हेल्थ देखें। उसकी फिजिकल लेवल पर तो हम बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, खेले, अक्सर उसे खेलने की चीज़ें भी ला के देते हैं, कोशिश करते हैं पार्क्स वगैरह में जाए। सही। अच्छा, घर में इतनी स्पेस है तो खेले। फिर बॉडी मसाजेस वगैरह जो हमें बच्चों को स्टार्ट में ही करके उनकी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल वगैरह करने की कोशिश की, इनकी हड्डियाँ अच्छी हों, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल। अब उसके साथ हम उनके मेंटल लेवल के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उन्हें, आजकल तो ज़्यादा जो है ट्रेंड है वो क्या, गैजेट्स दे दिया हाथ में, मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दी, बच्चा इससे पढ़े। आप ये देखें, ऑन दी अदर हैंड आंखें खराब हो रही हैं, ऑन दी अदर हैंड उसमें से रेज आ रही हैं, ऑन दी अदर हैंड वो कहीं ना कहीं ब्रेन उसका थक जाएगा। बिल्कुल, क्रिएटिविटी मुतासिर होगी। क्रिएटिविटी हमारी, चूंकि राइट ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो है ही पिक्चर्स। अब आपने वहां से स्टार्ट लेना है। स्टार्ट कैसे लेना है? फ्लैश कार्ड एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए, उनके ब्रेन को मजबूत करने के लिए। सही। जहाँ उनके फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज करें। अब वो कैसे यूज करते हैं
ये कभी फ्यूचर में अगर कभी इस पे प्रोग्राम हुआ तो मैं बाकायदा उसका डेमो लेकर आऊंगी। सही, जरूर आपसे जानेंगे, थ्योरेटिकली भी हम जानेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपने नौजवानों को गाइड कर सकते हैं। दाऊद, क्या ऐड करना चाहेंगे इस खूबसूरत मौजू में, कितना ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस? आजकल जैसे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की, जिस तरह से एक और चीज़ इंटरेस्टिंग सी जिसमें अभी कोविड की जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इस डर से चार दीवारी में बैठे रहते हैं कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो हम इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो गलत नहीं है किसी हद तक, लेकिन इस सूरत में गलत है कि अगर आप अपने आप को बाउंड करके एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो जब आपकी बॉडी की मूवमेंट्स ज़ीरो हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपका इम्यून मज़ीद डिप्रेस होगा, इन्हेंस नहीं होगा। क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, उसमें आपका ब्रेन रिस्ट्रिक्शंस जनरेट करना शुरू कर देता है कि आप इस चीज़ के लिए अपने आप को आमादा ही नहीं कर पाते कि मैं यहाँ से इस जगह से बाहर निकलूँ, अपनी एग्जर्शन करूं और अपने इम्यून को बेहतर करने की कोशिश करूं। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है कि खौफ इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से नॉर्मली जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो लोग कर नहीं पा रहे इस चीज़ को। तो एक्सरसाइजेज का इसके दोनों चीज़ों पे इम्पेक्ट बहुत पॉजिटिव आता है। ठीक, आप एक्सर्शन करते हैं, आपका ब्लड क्लीन होता है, आपकी इम्यूनिटी एनहांस होती है। ठीक है, जहाँ पे आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं, आपका टॉक्सिकेंट ब्लड होता है वो ही सर्कुलेट करता रहता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। तो जब तक आपके ब्लड के अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज नहीं होंगे, आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होता। और वही गंदा खून जब आपके सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो टॉक्सिकेंट्स डिफरेंट वेज के अंदर हर ऑर्गन के अंदर जाके स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं नुकसान का सबब एग्जैक्टली। डेफिनेटली इस नुकसान के हवाले से हमने जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कितना ज़रूरी है हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। हम क्यों सप्लीमेंट्स की जानिब जाते हैं, हम क्यों कहते हैं कि हमें कोई साशे दे दिया जाए, कोई मेडिसिन दे दी जाए, कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं ढूंढते कि जिसके ज़रिए हम फिजिकल एक्सर्शन करें और हम हेल्दी हो सकें। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कितने ज़रूरी हैं, इनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है, इस पर मजीद भी जानेंगे हमारे मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है नाज़रीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक बार तो फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कितना जो है वो हमने इंपॉर्टेंस देनी है, कितना वेटेज देना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है कि फिजिकल एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना हम सब के लिए ज़रूरी है। चाहे हम हाउस वाइफ हैं, चाहे हम वर्किंग लेडी हैं, चाहे हम बच्चों की अगर बात करें तो हमारे छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी ज़रूरी है कि किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में वो इंडल्ज हो सके, परफॉर्म कर सके, ताकि वो अपनी बेहतरीन नशो नुमा को यकीनी बना सके। सुंबल, एक हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो एक मिथ है कि हमें शायद ज़रूरत नहीं कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, हम तो इतनी एग्जर्शन कर रहे हैं, हम तो ऑफिस भी जा रहे हैं, हम तो घर में अगर एज ए हाउस वाइफ काम करें तो हमारे तो 100 काम है, हमें क्या ज़रूरत है फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की, या हमें क्या ज़रूरत है अपनी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए, हमारा तो काम ही नहीं है। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, इसको कैसे हम तब्दील करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जनरली बात करी, नॉट बीइंग वेरी स्पेसिफिक, हम हमेशा ढूंढते हैं कोई आसान तरीका हो, कोई आसान चीज़ हो, आसान हल हो हर चीज़ का। जैसे आपने बात की कि लोग कहेंगे हमें कोई साशे दे दो, कोई सप्लीमेंट दे दो ताकि हमें मूव ना करना पड़े, कुछ हेल्दी ना खाना पड़े, हम बाहर जाके बर्गर खाएं और घर आके कैल्शियम की गोली खा लें ताकि हमारा कैल्शियम पूरा रहे। ठीक, तो दिस इज़ ह्यूमन नेचर। हम हमेशा आसानी की तरफ जाते हैं कि कोई आसान सी चीज़ हो, आसान सा हल हो कि हम बिल्कुल ठीक रहें, कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो। सही। सेकेंडली, रूटीन में और एक्सरसाइज में डिफरेंस है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, आप घर पे काम कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन वो आपकी रूटीन बन चुकी है, आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो गई है, उससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी लेकिन इतना आप पे कोई हेल्दी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो गई है उस काम की। एक्सरसाइज इज ब्रेन फूड। ठीक, आप जब एक्सरसाइज करते हो आपका ब्रेन ग्रो करता है, ब्रेन की ग्रोथ होती है।
और क्या पैटर्न्स डेवलप होते हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगी? कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किस तरह से इंसान जो है अपने आप को माइल कर सकता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है? क्योंकि अपनी हेल्थ के हवाले से हम बहुत कंसर्न होते हैं, हम नहीं बीमार होना चाहते, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट भी नहीं करना चाहते। यही बात है। अगर ब्रेन की आप बात करें, जो 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक तो यहाँ पे होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, देन हिपोकैम्पस टेम्पोरल लोब में। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, जितनी आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाली बात है। अगर आपने कोई फैसला लेना है तो उसके लिए आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल होगा। अच्छा। आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज डेवलप हो रही हैं वो हिपोकैम्पस के अंदर स्टोर होंगी। आपका जो मूड है वो हिपोकैम्पस के थ्रू रेगुलेट हो रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्रेन ग्रो करता है डेफिनेटली। जब आपका ब्रेन ग्रो करेगा, अब ऑब्वियस जैसे फॉर एग्जांपल जिम में कोई इंसान काम कर रहा है, उसके मसल्स ग्रो करते हैं, मसल्स ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरह से जब ब्रेन ग्रो करता है ब्रेन भी स्ट्रांग होगा, उसके जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं। नॉर्मली अगर एक इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी क्रिएटिविटी कम होती है, वो फोकस कम कर पाता है, अटेंशन कम दे पाता है। 10 मिनट एक चीज़ पे हम लगाएंगे, हम थक जाते हैं, फोकस डाइवर्ट हो जाता है, हम फ़ोन यूज़ करेंगे, टीवी देखेंगे, व्हाट्सएवर जो भी हमारी डाइवर्जन एक है। मगर जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रो करता है। जब वो साइज में ग्रो करेगा तो डेफिनेटली उसके फंक्शंस ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होंगे। आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, आपकी अटेंशन बहुत अच्छी इंक्रीज होती है, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोई आपने अगर डिसीजन लेना है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है, आप वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। देन बहुत से लोग हमने देखे होंगे जो कहते हैं हमें जो चीज़ें भूल जाती हैं, हमें याद नहीं रहता, अभी देखा अभी भूल गया, एंड ऑल दैट रिलेटेड स्टफ। जब अगेन ब्रेन ग्रो करेगा, टेम्पोरल लोब ग्रो करेगा, हिपोकैम्पस ग्रो करेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। सेकेंडली आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। ठीक, जब आपकी मेमोरी भी शार्प है, फोकस शार्प है, अगेन आप सब काम अच्छे से कर सकते हैं। क्वालिटी वर्क होगा वो। आपका जब ब्रेन ग्रो कर रहा है डेफिनेटली आप हेल्दी फील करते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी फील करती है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा फोकस ठीक रहेगा, मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगेन इसकी जो दूसरी बात है फिजिकल हेल्थ से अगर हम रिलेट करें, आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं योर बॉडी विल लुक गुड टू। अब अगेन वो बात नहीं है कि आप बिल्कुल फिटनेस फैनेटिक बन जाएं, जिम ज्वाइन करें, हैवी मेंबरशिप ले लें। अगर आप 30 मिनट वॉक भी कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक, अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है और अपनी सेहत पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। फरा, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी है कि बीमार हम में से कोई नहीं होना चाहता, लेकिन हम ये भी कोशिश नहीं करते कि हम बीमार होने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ना हमारे पास वॉक के लिए टाइम है, हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, हम तो बिजी इतना है, कैसे टाइम निकालें? इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, टाइम खुद चल के तो किसी के पास नहीं आता। टाइम तो आप जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि वक्त नहीं होता। वक्त हमेशा निकालना पड़ता है। वक्त की अपनी एक मखसूस स्पीड है जिससे वो चलता जा रहा है, लेकिन किसी के लिए वो स्लो है, किसी के लिए फास्ट है। डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट आपको आती हो तो यू कैन डू एनीथिंग, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी इस वक्त एक पॉइंट पर कि बच्चे ये जो जिस पीरियड से गुजर रहे हैं, ये जो वबा का पीरियड है, इसमें ना सिर्फ एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, इनसाइड रह रहकर खुद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बिल्कुल हो रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स भी हैं, नहीं, लेकिन वो इस चीज़ से ज़रूर परेशान है कि ये एक रूटीन से हट गए। तकरीबन 1 साल या 1.5 हो गया ये जो इनका रूटीन चल रहा था एजुकेशन से लेके फिजिकल एक्टिविटीज़, वो बिल्कुल अच्छा। फिजिकल एक्टिविटीज़ का आप जब जिक्र करती हैं तो अब एक बहुत बड़ा ऑप्शन जैसे जिम कहते हैं या जाके कलेक्टिवली कोई एफर्ट करना, कोई एक्सरसाइजेस करना, वो तो मुमकिन नहीं रहा। अब अगर मुमकिन नहीं रहा तो उसे हम किस तरह से बच्चों के लिए इनसाइड वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा गार्डनिंग की तरफ लाना, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ना सिर्फ बच्चा उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, बल्कि ग्रोथ के पीरियड के साथ साथ वो अपने खालिक से भी बहुत करीब होता है। उसे पता चलता है जब मैं एक बीज बो रहा हूँ तो किस तरह से वो ग्रो करेगा, निकलेगा, इसे पानी दो, अब सूरज है, अब ये इस तरह ग्रोथ करता है। ना सिर्फ एक बहुत अच्छी एक्टिविटी में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा उन्हें गार्डनिंग पे लगा। उसके अलावा हाँ, और ये चीज़ें भी कि किस तरह से हम घर की चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर सकते हैं, ये बेहतरीन मौका है। बजाय बच्चों पे चीखने के, उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालने के, शोर करने के। और अगर बच्चों को अच्छी एक्सरसाइजेज ऑल्टरनेटिव मिलेंगी तो वो क्यों नहीं करेंगे। आपसे मैंने कहा ना फ्लैश कार्ड एक्टिविटी है। अब जैसे हमारी एज ग्रो करती है ना, हम एज के साथ उसको चेंज कर देते हैं। कुछ कार्ड्स बनवा के रखें। अब बच्चों में ये मुकाबला करें या बच्चे ही करें आपस में कि मैं बहुत से कार्ड्स आपको इंस्टेंटली दिखाऊंगा, उसके बाद बताना आपको कितने याद रहे। अब जब ये वो याद रहने का वो लिखेगा ना कि मुझे ये तस्वीर याद रही, वो रही, अब उससे होगा क्या कि आपको राइट और लेफ्ट का भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, कि बच्चा ज्यादा राइट ब्रेन का यूजर है कि लेफ्ट ब्रेन का यूजर है। ठीक, राइट ब्रेन पे काम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? आप जितने इमेजिनेटिव होते हैं, चीजों का एसोसिएट कर सकते हैं, जितना अच्छा एसोसिएट कर सकते हैं, मेमोरी बूस्ट होती है। आपको पता चल, अच्छा मानती हूँ कि फिजिकल
जो एक्टिविटीज़ हैं उनका असर ब्रेन पे होता है, बट मैं यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा इसलिए इख्तिलाफ करती हूँ कि ब्रेन की भी एक्सरसाइजेस करनी साथ साथ मस्ट है, बहुत जरूरी है। कुछ मेंटल टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए, स्पेशली साउंड मेडिटेशन। दिस इज व्हाट यू डू। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ना सिर्फ कंसंट्रेशन, अच्छा हम कहते हैं कि हम बेहतर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन डेवलप कैसे होता है, उसके लिए एक्सरसाइजेस क्या है। सही। आप ग्लास उठाते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके ब्रेन की हेल्थ किस तरह से एसोसिएटेड है आपकी सारी बॉडी के साथ और किस तरह से हम इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आप पानी पीने के लिए ग्लास उठाते हैं तो ग्लास सिर्फ उतने ही घूंट आपके मुंह तक क्यों पहुंचाता है कि जितने आपको उस वक्त चाहिए, ग्लास पूरा क्यों नहीं उडल जाता, आप उडेल क्यों नहीं लेते पानी, ग्लास उतना ही जा रहा है जितना आपको ज़रूरत है। उस वक्त आपने ग्लास को बताया नहीं, अब बता क्या रहा है, ये आपके सेंसर्स, बिल्कुल आपकी उंगलियों के एंड पे सेंसर्स हैं। इन सेंसर्स को जितना एक्टिव रखेंगे आपकी मेंटल हेल्थ उतनी एक्टिव है। लाइक व्हाट, क्या करना है, आप हाथ को यूं सीधा रखें। ये एक्सरसाइज आप उस वक्त करें कि जब भी आपके पास टाइम हो, फॉर 20 सेकंड्स ओनली, ठीक, 20 to 30 सेकंड्स, मोर देन एनफ। हाथ को यूं रखें और सबसे पहले, अच्छा इनको बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, इस उंगली को यूं करें, आप अंगूठे से इसको थोड़ी देर प्रेस करें, ठीक, इसको प्रेस करें, सेकंड को प्रेस करें, थोड़ी देर, इसको प्रेस करें, इसको प्रेस करें, ठीक। इसे आप तकरीबन 20 सेकंड्स करें। उसके बाद आप अपने में चेंजेस देखें। सही। जैसे आप एंजाइटी फील करें, आप यहाँ पर लेफ्ट से राइट पर ये मिड में प्रेशर दें थोड़ी देर, चंद सेकंड्स, दबाना नहीं है, सेकंड्स की टेक्निक, चंद सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी। ठीक। हम ज़्यादा प्रेस करके किसी भी पॉइंट को नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि डेंजरस हो सकता है। अच्छा, यूं करें, आप अपने आप को ऑटोमेटिकली एंजाइटी से बाहर और रिलैक्स फील करेंगे। क्या बात। ये एक्सरसाइज हो गई। फिर आप ये जो मैंने 20 सेकंड्स का कहा है, इसमें अगर ये वाली तो थी, अगर आप इसमें इसको थोड़ी देर फील करें, उंगलियों को थोड़ा सा यूं करें इसे, और अगर आंखें बंद कर लें तो आपको यहाँ पे एक माइल्ड सा करंट भी फील होगा। इसको ज़रा, ये वही सारी सजेशंस और वो जो एक कनेक्शन है ना, जो आप चीज़ को पकड़ते हैं वो चीज़ को आपको बताना नहीं पड़ता, मैंने इतने घूंट पीने, बिल्कुल ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी नेमत है अगर हम थोड़ी देर सोचें हमारे पास, तो इसी की एक्सप्लेनेशन के लिए वक्त नहीं होगा कि कितनी बड़ी इसमें पावर है कि ग्लास हम पूरा नहीं उंडेल लेते, चंद घूंट पी के रख दे। उस नीड का पता है, यहाँ से सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने थोड़ी देर ऐसे किया, ये बच्चों को सिखाएं, थोड़ी देर ऐसे किया, तमाम उंगलियों के साथ कनेक्ट करें थोड़ी देर। बच्चे बड़े सब कर सकते हैं, हाँ। सबको जरूरत है इस वक्त। आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता, उसका प्रॉब्लम है कि वो राइट और लेफ्ट ब्रेन का यूजर नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम है कि वो जीनियस नहीं है, वो चीज़ या तो वो मैथ्स में बहुत अच्छा है या वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है। अब आप ये चाहते हैं वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हो। कौन बाप आप नहीं चाहते कि बच्चा तमाम सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ले, मगर आपने देखा होगा अक्सर बहुत अच्छे जो होते हैं मैथ्स में होते हैं, इन चीज़ों में होते हैं, कैलकुलेशंस में होते हैं, लॉजिक्स में होते हैं, ठीक है, वो आर्ट्स में उनसे काम, उन्हें तस्वीर एक सीधा एप्पल भी ड्रॉ करना नहीं आता, होता है ना। अब आपको राइट ब्रेन पे काम करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक हाथ से बच्चे को कहें कि एक हाथ से ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, 2-3 बार। अब दूसरा हाथ उठाए, उस हाथ से सर्कल ड्रॉ करें। अब ये दो को साथ करने की कोशिश करें, ठीक, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो जी हाँ, आपकी उंगलियां ऑपोजिट जाएंगी, ठीक, बट जितनी जल्दी वो इस हाथ से सर्कल, फिर उसे कहीं अच्छा बड़ा मुश्किल होता है, फिर कहीं स्विच कर दो, अच्छा अब इस हाथ से सर्कल करो, इधर ट्रायंगल, इस हाथ से ट्रायंगल करो। इससे ना सिर्फ ब्रेन बूस्ट होता है, ब्रेन मजबूत होता है, बल्कि आप राइट और लेफ्ट को एट अ टाइम यूज करना सीख जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, ये बच्चों के लिए और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके अंदर भी कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पा रही, क्या वो कर सकते हैं प्रैक्टिस? उनके लिए भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ये भी हैं। सही, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट है टेक्निक्स। वो मजाक से नहीं कहते थे कि सर पे यूं करो, यहाँ पे यूं करो, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन डेवलप। हाँ, जब आप एक हाथ से कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक हाथ से कोई और, ठीक। बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बने, तो जो उसका डोमिनेंट हैंड है जिससे वो काम करता ही करता है, अगर वो राइट हैंडर है, ठीक, उसे लेफ्ट हैंड से कहें कि दिन में तकरीबन 5-6 मिनट लिखने की प्रैक्टिस करो, उसे एफर्ट लगानी पड़ेगी। ब्रेन को जिस काम में एफर्ट लगाना पड़े वो ब्रेन का टॉनिक होता है। क्या बात है, जिस काम में ब्रेन को एफर्ट, अच्छा वी आर प्रोग्राम्ड फॉर एवरीथिंग ऑटोमेटिकली, आपको ये पता भी शायद ना हो कि हम प्रोग्राम्ड होते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, आपके घर में फ्रिज रखा है राइट हैंड पर, ठीक है, हुमा के घर में फ्रिज है कहाँ पर, राइट हैंड पर, वहाँ हुमा जाती है बगैर देखे, अक्सर मोबाइल पर भी है तो निकाल लेती हैं, कोई भी बॉटल निकालेंगे, कुछ भी, बिल्कुल ऐसे हुमा को राइट पे है, डेफिनेटली ऐसे ही। अब हुमा ने खुद ही सोचा इसको लेफ्ट पे रख देते हैं, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। अब हुमा ने अपने हाथ से लेफ्ट पे रखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली जाएंगे राइट पे, तो तुम जाओगी राइट पर, क्यों?
यू आर प्रोग्राम फॉर इट। आपका ब्रेन ज्यादा प्रोग्रामिंग से काम करता है। सही। जब वो प्रोग्राम्ड होता है वो रिलैक्स होता है। जिस रास्ते पर हम गाड़ी से, कोई रूट है ना, जब हम किसी भी रूट पर एक ही रास्ते से जा रहे होते हैं ना, तो आपको अक्सर ऊंग भी आएगी, नींद भी आएगी, आपको थकन भी होगी। लेकिन आप जरा रूट चेंज करके देखें, आपके ब्रेन का एफर्ट ज्यादा हो जाएगा। जब एफर्ट ज्यादा हो जाएगा, ये होता है आपके ब्रेन का टॉनिक। आपने अपने ब्रेन को विजिलेंट रखना होता है, एक्टिव रखना होता है। उसके लिए ये एक्सरसाइजेस, ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जो आपसे मजीद भी हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी विजिलेंसी को जो है मजीद इन्हांस कर सकते हैं और अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। अलर्ट सिचुएशंस क्या डिमांड करती हैं, किस तरह से उन रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, मजीद भी हम फराह से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दाऊद, जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की बात हो रही है, एक बात का तस्करा हुआ था ख़वातीन के हवाले से कि हम तो घर में बहुत काम करते हैं, हमें तो बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, हमें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की या फिजिकल एक्टिविटीज़ की? इस सवाल का जवाब क्या है? उमा, ये बेसिकली सबसे पहले तो अगर साइकोलॉजी को देखें तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है ये, ठीक है, और उसकी वजह सिर्फ आपकी सुस्ती है कि आप करना नहीं चाहते। ठीक है। और अगर आप जो काम, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर आप इन्हीं कोई एक एफिशिएंट वे के अंदर करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज तो आपकी उसमें भी इंगेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार हमने कपड़े धोने हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, काम वाली को बुलाते हैं और उसको बास्केट पकड़ाते हैं और उसे कहते हैं धो के बाहर निकाल के धूप में डाल देना। अगर यही काम आप उससे करवाने की बजाय खुद करके देख लें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप जब सफाई की बारी आती है तो आप फिर दोबारा मेड को बुलाते हैं, आप कहते हैं कि इसको साफ़ करो और आप पास खड़े होते हैं। आपकी एक्सरसाइज कहाँ पे है और कहाँ पे आप अपना टाइम एंगेज कर रहे हैं, जबकि वो काम तो ऑलरेडी हो रहा है। अगर आपके पास वो काम हो रहा है तो इसका मतलब है आपके पास टाइम है, आप लेम एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं। या तो उसको हटाएं, आप फिर वही काम खुद करें आप। सही। ठीक है। आप अगर किचन में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो है वो, हमारे घरेलू खातून जो है वो जब भी कोई भी काम करती है, फॉर एग्जांपल अगर आटा गूंदने की बारी आती है तो वो मसल्स को यूज़ करने के बजाय साइकोलॉजिकली जो है वो अपने जॉइंट्स को यूज़ करते हैं प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। अगर उसी के अंदर थोड़ी सी टेक्निक अगर अप्लाई करते हैं तो आप अपने फोर आर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने बाइसेप्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने ट्रैप्स को यूज़ कर सकते हैं। जो मसल्स अल्लाह ताला ने आपको एलोकेट किए हैं वो सब मसल्स एक आटा गूंदने के अंदर अपर बॉडी के यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास एक्सक्यूज़ की वजह नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं वजह रह जाती है। और इसके साथ वो सोच कैसे तब्दील हो सकती है कि हमें तो एक्सरसाइज करनी नहीं है। अगर हम ओबीस होते, मोटापे का शिकार होते तो शायद तब हमें जिम जाना ज़रूरी होता, तब हमारे लिए वॉक भी थी, एक्सरसाइज भी थी और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी थी। लेकिन हम तो लीन हैं, स्मार्ट हैं, हम ऐसे ही एक्टिव हैं, ऐसे ही एफिशिएंट हैं। इसके लिए क्या जवाब देंगे हमारे मेहमान? और मेंटल हेल्थ ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए जो इस सोसाइटी का हिस्सा है, जो इस सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, जो किसी ना किसी प्रोफेशन से मुंसलिक है, चाहे वो हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, हम वर्किंग लेडीज़ की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जो क्रिएटिविटी डिमांड करते हैं। वो क्रिएटिविटी कैसे एनहांस हो सकती है? बच्चे और तालिब इल्म अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस्मानी सरगर्मियाँ ज़हनी सेहत और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहतर हैं। किस तरह से हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें अपने बच्चों को और इस परफॉर्मेंस को यकीनी बनाएं कि हमारे बच्चे कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। कैसे बना सकते हैं इस पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने में हम ये सब जानते हैं कि खेलों को प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। खेल किस तरह से जो है हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं अपने बच्चों को कि किस तरह से उन्होंने खेलों के ज़रिए अपने अंदर टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ करना है, अपने आप को पेशेंट बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इम्पेशेंस बहुत डेवलप हो रहे हैं, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ती चली जा रही है। हमें नहीं पता, हम एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इस कदर आगे चले गए हैं कि बस जीतना ही चाहते हैं, हम सिर्फ पोजीशन होल्डर ही बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ फेलियर का क्या मतलब है? हम अगर हारते हैं, गिरते हैं, री अटेम्प्ट का कल्चर नहीं डेवलप हो पा रहा।
साइकोलॉजिकली हम बहुत पीछे चले गए हैं, किस तरह से खुद को डेवलप कर सकते हैं, मेंटल ग्रूमिंग की तरफ आ सकते हैं। सुंबुल, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जहाँ हम ये बात करते हैं कि हमने खेलों को फ़रोग देना है, खेलों को प्रमोट करना है, खेलों के मैदान आबाद करने हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे एक पर्पस ये भी है कि टॉलरेंस लेवल इंक्रीज करना है, खुद को इम्पेशेंट बनाना है। हमारा बच्चा तो हारना जानता ही नहीं है, वो तो एक दफ़ा फेल हुआ, उसको डिप्रेशन हो गया, दुनिया से कट गया, अपने ऊपर उस हार को इतना हावी कर लिया कि रीअटेम्प्ट तो करना ही नहीं है। एग्जैक्टली हम अब अगेन वही बात है कि बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं, बाय सिंपल मॉडलिंग। बच्चा पेरेंट्स को देख के सीखता है, उसने बाहर डेफिनेटली निकलेगा, स्कूल्स में मिलेगा, टीचर्स हैं, उसको बाकी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उसकी जो बेसिक दर्सगाह है जिसको हम कहते हैं वो उसका घर है, पेरेंट्स हैं, घर के माहौल को देख के वो बहुत चीज़ें सीखता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे में एक्सेप्टेंस पैदा करें। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं पैदा करेंगे, वो अपने आप को, अपने फ्लॉज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उनको ग्रूम नहीं कर पाएगा। हमें जब तक पता नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम वेट लूज की बात करें, सबसे सिंपल, जब तक मुझे पता नहीं है कि मैं ओवर वेट हूँ, मैं वजन कम नहीं करूँगी। जब तक मेरे में इनसाइट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं, तब तक मैं वो काम नहीं कर सकूँगी। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर ठीक है एक बच्चे ने कम मार्क्स ले लिए या फेल हो गया या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सका, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बैश करें, उसको ब्लेम करें, दूसरे बच्चों के साथ आप उसको क्रिटिसाइज करें कि वो तो अच्छा है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, कंपेयर करना स्टार्ट कर दें। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी मेंटल ग्रूमिंग पे फोकस करें कि ऐसी क्या वजह हुई कि आप नहीं जीत सके या आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, क्या रीज़न थी, आया उसका इंटरेस्ट वो नहीं था, वो कोई और काम करना चाहता था, या उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं थी, ताकि आपकी इसी तरह से कम्युनिकेशन बिल्डअप हो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो कि आजकल बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे कोई भी इशू आएगा आप उसको टैब दे देंगे, ये कर लो वो कर लो, उसके पास चले जाओ उसके पास चले जाओ। आपका बच्चा है, आपने उसको देखना है, वो जितना आपके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी उसकी उतनी ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी। उसको पता है कि अगर बाहर कोई भी इशू आ गया ना, घर में लोग मौजूद हैं जिन पर मैं डिपेंड कर सकता हूँ, जो कि इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ना कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि वो बच्चा एंड पे उसको कुछ कोई मिले ही ना कि भाई अगर मेरे साथ इशू हो गया तो मैं किसके पास जाके बात करूँ, किससे शेयर करूं। बिल्कुल, तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करें ताकि जो बच्चों के फ्लॉज हैं, कोई इशू आ रहा है उनको वो आपके साथ ओपनली डिस्कस कर सकें। से बात करिए कि इंटरेक्शन डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही देखा जाता है कि उनको बेहतर से बेहतर बनाने की तगड़ो हर वालिदैन की होती है, ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा वो जो है कंसर्न भी होते हैं और कुछ ऐसे फैसले इम्पोज कर देते हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी से मुताबिकत नहीं रखते, जो उसकी मेंटल हेल्थ को जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, जो उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसके एप्टीट्यूड के साथ मैच ही नहीं हो पाते। ऐसे में वालिदैन को कितना विजिलेंट होना है, किस तरह से बच्चे को लेकर साथ चलना है कि ठीक है अगर आप ग्रेड्स अच्छे नहीं ला पा रहे हो तो आप किसी और चीज़ में एक्सेल कर लो, किसी ऐसे स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बनाने का ख्वाब देख लो, किसी ऐसी जगह पे एक्सेल करने की कोशिश कर लो कि जहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। हम तो डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ से बाहर ही नहीं निकल रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है ना कि जैसे रिसेंट एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इंडोनेशिया ने पास किया लॉ, जब तक आपको एक मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता आप शादी नहीं कर सकते। मुझे लगता है शादी के बाद आपको मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि आप पेरेंट बन सकते हैं। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपके वो जो डिफेंस मैकेनिज्म पास्ट के चल रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हुए, तब तक आप वो चीज़ें अपने बच्चों पे इम्पोज करते हो। पाकिस्तान में तो सही, ठीक है, आप डॉक्टर फॉर एग्जांपल पेरेंट डॉक्टर नहीं बन सके, कोई भी रीज़न थी, लायक थे लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें थी जो नहीं कर सके, अगर लड़की थी तो वो आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकी, तो वो ना चाहे, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो एंजाइटी है जो कि वो रिजॉल्व नहीं हुई हेल्दी वे में, अनहेल्दी वे में उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। क्यों डॉक्टर बने? ताकि लोगों की अप्रिसिएशन मिले। सही, अगेन आपका फोकस अपने बच्चों की तरफ होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या खुशी है, व्हाट डू दे वांट। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इम्पोज कर रहे हैं बच्चों पे कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई भी चीज़ इम्पोज कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या बच्चा वो बन पाएगा? अगर नहीं बन पाएगा तो उससे क्या नुकसानात होंगे? अगर बन भी जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेटली उसको डॉक्टर बना दिया है, तो क्या वो एफिशिएंट डॉक्टर बना भी है? बिल्कुल, वो दूसरों को ट्रीट कर सकता है, उसको लोगों से बात भी करनी आती है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स को अगर ये इंसाइट है कि हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है वहाँ पे आधा मसला सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को हम कहते हैं हमारा बच्चा, हमें पता है इसको किस तरह से हमें डील करना है। तो अपनी वो जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको बच्चों पे प्रोजेक्ट ना करें। सही, ठीक। आई नो एक वो जो कॉमन चीज़ कहते हैं ना कि बच्चों को हम पेरेंट्स ने ज़िंदगी दी होती है ना, बच्चे अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आते।
आपका फर्ज है कि आप उनको एक अच्छी जिंदगी दो, जितना आप कर सकते गाइडलाइन हो बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं करें, लेकिन उनको मॉनिटर मत करें उस तरह कि वो ये करें वो करें, इस तरह लेट देम बी, वो जो करना चाहते हैं उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ दें, वो अपने लिए अच्छा फैसला करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी को भी ये इजाजत दें कि वो अपना एप्टीट्यूड जज कर सकें, वो क्या करना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट लेवल क्या है, कितनी कैपेसिटी है उनके जहन में किसी चीज़ को ग्रैब करने की, एब्जॉर्ब करने की। हम ये नहीं करते, हमने तो एक ट्रैक दे दिया, ये करोगे तो एक्सेल कर पाओगे, तो ही एक्सेप्टेंस मिलेगी माशरे में, वरना तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं हम? सबसे पहले तो वो मलेशिया वाली बात को लेके कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अगर तो ये रूल पाकिस्तान में भी आ जाए फिर तो बन चुके माँ बाप, फिर तो आपको कोई आबादी नहीं मिलेगी। जोक्स अपार्ट, लेकिन पेरेंट्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे से क्लोज कितना है। जब तक आप फ्रेंड्स नहीं है, बच्चे आपसे खुल के कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, जब एक गैप होगा फिर उन्हें कोई भी बहुत आसान हदफ बना के कुछ भी कर सकता है, जो बड़े बड़े इदारों में हो रहा है। आपको पता है क्यों? फासला है। फासला कैसे पैदा हुआ है? माँ बाप बॉस बन गए। अब बॉस बन के क्या किया उन्होंने कि मैं तुम्हारी इतनी फीस देता हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने तुम्हारा इतना महंगा ट्यूटर रखा है, मैं तुम्हारे सिर्फ एक सब्जेक्ट के इतने दे रहा हूँ ट्यूशन। हम बच्चे को बड़ा भाई देखो इतने ग्रेड्स ला रहे हैं, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम क्यों नहीं बन पा रहे? हम जरूर कहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसकी मेमोरी के साथ इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं एक नंबर दे दूं, मेरा भाई है उसकी मेमोरी 30 है, मेरी 10 है, मैं क्या करूं? अब जितना बर्तन होगा उसमें उतना ही पानी या दूध डलेगा ना, क्या डलेगा? और बिल्कुल। अब इसको बढ़ाना कैसे? आपने आपने सब कुछ सर्च करना है, हर तरह की चीजें सर्च करेंगे आप, मतलब ऑल फॉल जितना कुछ है आप सर्च कर रहे हैं नेट पे, ऐसे ही है। मगर आप सिर्फ ये नहीं सर्च कर रहे हैं कि मेमोरी को एक्सपेंड कैसे करें, मेमोरी को बढ़ा कैसे सकते हैं। बच्चों के साथ वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। सही। वो कौन सी चीज है जिसपे आप ओवरकम नहीं कर सकते? क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ये मसला होता है बच्चे के डोमेन में रहना होता है हुमा, बच्चे के इंटरेस्ट एरिया को देखना होता है। बच्चा गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, ठीक। अब आप जो फ्लैश कार्ड्स भी बनाएंगे ना, जब आप बच्चे को, अच्छा जब हमारा बच्चा ग्रोइंग एज में आता है, हमें अपने आप पता चल जाता है किस चीज से बहुत खेलता है। कुछ बच्चे बॉलों से बहुत खेलते हैं, कुछ गाड़ियों से बहुत खेलते हैं, लड़कियां हैं वो किस चीज से खेलेंगी, कुछ है उसी चीज को इंटरेस्ट बनाकर उसके फ्लैश कार्ड्स बाकायदा तैयार किए जाते हैं, बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में डाला जाता है। अल्फाज नहीं सिखाए जाते। हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चा जैसे लर्निंग प्रोसेस उसमें आया प्रोसेस में, उनको वो जो मोबाइल में राइम्स लगा दो, राइम्स सुन रहा है, अच्छा अब वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अब जितना लेस कम्युनिकेटिव है उतनी देर से बोलेगा, सही, उतना लेस एक्सप्रेसिव होगा, वो सिर्फ सुन रहा है। कुछ ऐसा करे जिसमें वो एक्सप्रेस करे, ठीक, कहें कि अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में बोलो। बच्चा किस लेवल तक बोल सकता है, या कहें आपको मुझ में क्या क्या कमियां लगती हैं, मैं बीइंग मदर आपको क्या लगता है मुझे क्या क्या करना चाहिए। सही। अच्छा बच्चों को छोड़ दिया जाए, जो कर रहे करने दिया जाए, मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ। सही। ये थोड़ी है कि करने दे दिया जाए, राइट और रॉन्ग बता दिया जाए। सिगरेट है, आप उसके पीछे घूमेंगे कि मत पियो, ऐसा होता है वैसा होता है, बच्चा नहीं पियो वो पिएगा, ये एडिक्शन मत करो वो करेगा, इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लो वो लेगा। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड को नहीं का वर्ड, नो का वर्ड समझ नहीं आता, वो कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। आपने बच्चे को कोई ऐसी स्टोरी बतानी है, कोई ऐसी चीज उसे दें, कहीं देखो इसका ये नुकसान है। सिगरेट पीने के बाद इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जिंदगी से होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो उस दिन पैदा होती है जिस दिन वो पैदा होने के बाद पहली बार सांस लेने के लिए एफर्ट करता है, उसके बाद वो रोता है। सही। जब वो एफर्ट कर लेता है ना, वो मोहब्बत का कनेक्शन अल्लाह उसी दिन बना देता है, बिल्कुल, कि तुम्हें सबसे प्यारी चीज है। हम तो कांटा भी नहीं चुभने देते खुद को। डेफिनेटली ऐसे ही है। दूसरे को अगर हम कुछ होता भी देखेंगे हमें तकलीफ होगी, बट उसे हम खुद पे उतना उस तरह महसूस नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी से हमें बहुत प्यार होता है। सही। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को उसकी जान को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। आपने ये कहना है कि आपके लिए नुकसानदेह है। सही। लोग किरदार पे भी बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ खराब होगी, इसमें कोई ये थोड़ी है कि पैसा उड़ेगा। ठीक। हाँ ठीक है, किरदार पे ये मत कहे मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, तुम मेरे बेटे हो, क्यों आप कोई फरिश्ते हैं? अच्छा हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, हमने जो कुछ अपने माजी में किया होता है ना, बच्चों को करता हुआ देख के हमें ऐसी फालतू में प्रॉब्लम शुरू हो, हम उसको ओवरकम करना चाहते हैं। स्पेस दें, थोड़ा स्पेस दें, इस बात को लेट गो करें, इनका भी वक्त है, ये भी करेंगे, बट राइट रॉन्ग कौन बताएगा? सही। आपके पास पूरा दिन टाइम ही नहीं है। अच्छा अब वो जो चीज यूज कर रहा है, अनअटेंडेड यूज कर रहा है, आप उसके साथ है ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बच्चे को एक वॉकर में भी बिठा रहे हैं, वो गैजेट्स पे बैठ के खेल रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, अब उस गैजेट में कौन सी साइट किस टाइम पे खुल जाए, क्या चीज सामने आ जाए, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा चिल्ड्रन लॉक, ये जो बच्चों का जो एक लॉक होता है या कोई भी साइट को लॉक किया जाता है, वो बच्चों को सबसे पहले पता होता है खोलने का। ऐसे ही। अब आप क्या करेंगे, वो इतने स्मार्ट है। बिल्कुल। अल्लाह ने हर दौर में पहले से बेहतर इंसान पैदा किया है, ये प्रूवन फैक्ट है। और क्यों आता है कि अगला दौर पहले से बेहतर हो, जितनी ज्यादा नीड्स बढ़ रही हैं, इंसान उसके अकॉर्डिंगली मेंटली रेडी हो चैलेंजेस के लिए। अब जब वो रेडी है
तो वो तेज तो होगा डेफिनेटली, आपसे कई एजेस पहले के बच्चे के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन पॉइंट हुआ, हम बच्चे को अपने वक्त के मुताबिक पालना चाह रहे होते, जैसे हमें हमारे माँ बाप ने कमांड्स दी होती हैं, हमने वक्त गुजारा होता है, ओ भाई ये वक्त उनका है, डिफरेंट है, इस वक्त के मुताबिक उन्हें कमांड्स देनी पड़ेगी। डेफिनेटली, क्या फिजिकल है क्या मेंटल है, हर लेवल से हर लिहाज से वक्त के मुताबिक लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हम अपने बच्चों को वक्त के मुताबिक कैसे लेकर चल सकते हैं, और मौजूदा सूरत हाल को जब हम डिस्कस करते हैं, कोविड की सिचुएशन हम जब डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजेस डिफरेंट हैं, बढ़ चुके हैं चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए किस तरह से उन्होंने एफर्ट करनी है, किस तरह से अपनी ग्रूमिंग को इन्हांस करना है, किस तरह से अपनी तरबियत में वो तमाम तर प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करना है कि हमारे बच्चे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर हो और जहनी नशोनुमा भी बरकरार रह सके। तो दाऊद, शुरू में हम बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि हमारा बच्चा मोटू हो, गुपलू हो। अक्सर डॉक्टर से हम ये डिमांड भी कर रहे होते हैं कि इसकी सेहत नहीं ठीक हो रही क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं हो पा रहा, ये गुपलू नहीं हो पा रहा। उसे गुपलू करने के चक्कर में हम इतना ओबीस बना देते हैं कि वो बच्चा फिर एक मंजिल की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता। और फिर हम रुख करते हैं जिम्स का, हम एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं, फिर हमें कोई ना कोई ट्रेनर चाहिए होता है जो इस बच्चे को एक्टिव बनाए, जो इस बच्चे को लीन कर दे, जो इस बच्चे को फिजिकली जो है वो बेहतर बना सके। क्या गाइड करना चाहेंगे ऐसे वालिदैन? हुमा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इस तरह के लोग आते हैं मेरे पास काफ़ी सारे। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि एडल्ट्स के इन्वायरमेंट के अंदर छोटे बच्चे जिनका भी ब्रेन पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो मोर ओवर अभी जैसे हर पर्सनैलिटी जो भी मेंबर वहाँ पे अपना काम करने के लिए आया है, वो अपना काम करेगा और वहाँ से चला जाएगा। उसके साथ कम्युनिकेट सिर्फ वो इंसान कर सकता है, या जो उसको वर्कआउट करवा रहा है या जो उसको वहाँ पे लेकर आया है। तो उनको सबसे पहले हम यही सजेस्ट करते हैं कि यार ये जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, आप इसको जिम वाली एक्टिविटीज़ के अंदर, वेट ट्रेनिंग वाली एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज नहीं करें आप। अच्छा। ये उसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और फिर आपके बच्चे की बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, अगर उसका वेट ज़्यादा है, वो ओबीज है, दैट मीन्स कि उसका जो फैट सेल, जो उसका ब्लड सेल है, उसने फैट कंटेन कर लिया है। ठीक है, जब तक वो फैट को कंटेन करके रखेगा, वो फैट मजीद बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। उसकी उस चीज़ को आपके सबसे जो उसको आपको जो है ना अपनी डाइटरी वे में कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो है ना नॉर्मल आदत होती है कि माओ का नहीं काम करने को दिल करता, तो वो कोई भी चीज़ फ्राई की और बच्चे को पकड़ा दिया, लो बेटा खा लो, या फिर डिलीवरी करा लो, ऑर्डर कर लो बेटा खुद से। अब हर वो चीज़, क्योंकि अभी जो एक छोटा बच्चा है वो उसका इम्यून अभी ग्रो कर रहा है, उसकी जितने भी ऑर्गन्स हैं भाई अंदर डेवलपमेंट फेज के अंदर है। तो आप उसी टाइम पे उसके ऊपर आप उतना बर्डन डालें जितना एक एडल्ट बंदा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सही दाऊद, इसी को कंटिन्यू करेंगे, आप ही से बात करेंगे नासिन। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दाऊद से डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस्मानी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी हैं, किस तरह से ये हमारी जिस्मानी नशोनुमा और जहनी सलाहियतों को निखारने में मददगार साबित होती हैं, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम अपने बच्चों की डेली रूटीन को बैलेंस करना सीखें। डेली रूटीन को साथ साथ हम एक ऐसा टाइम टेबल सेट करें कि हमारे बच्चे के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने का टाइम हो, चाहे वो वॉक है, एक्सरसाइज है। अगर हमारा बच्चा इतना एलिजिबल है कि उसको जिम जाना चाहिए, हमारा नौजवान, तो उसके लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, ट्रेनर्स मौजूद हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाले मौजूद हैं, जो कि उसको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, उसकी जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस करने में जो है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ क्रिएटिविटी को हम निखारने की बात करते हैं, वहीं पर्सनालिटी ग्रूमिंग की भी हमें बात करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी हमें बात करनी है, ताकि हमारा नौजवान इस माशरे का एक फाल किरदार के तौर पर जो है वो सामने आ सके और इस माशरे को सर्व कर सके। ऐसा ना हो कि इस माशरे पर खुदा ना खास्ता वो एक बोझ बनकर रह जाए कि जब हमारा बच्चा हिल नहीं सकेगा, वो कोई काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दी है कि जहाँ उसकी क्रिएटिविटी की डिमांड है, वहाँ उसकी क्रिएटिविटी ही नहीं इन्हांस हो पा रही, वो ग्रूम नहीं कर पा रहा, वो एक्सेल नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो इस सोसाइटी के लिए एक बोझ तस्वुर होगा, वो कहीं पर भी एक्सेल नहीं कर पाएगा और फिर कहीं ना कहीं ये पछतावा रह जाएगा कि काश इसको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर देते, इसके लिए कोई स्पोर्ट्स का इंतज़ाम कर देते, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में
इसको जो है वो हम परफॉर्मेंस यकीनी बना देते, या फिर हम इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन ही डेवलप कर लेते कि हमारे बच्चे की जहनी नशोनुमा बेहतर हो पाती। जिस्मानी नशोनुमा के लिए तो हम बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सुंबुल जुनैद हैं, फराह खान हैं और दाऊद जंजू हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करें और जान रहे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसे जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, अपने बच्चों की डेली रूटीन में हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दाऊद से, उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें, क्योंकि एक हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर बच्चा ओबीस है तो बस इसका हल जिम ही है। मज़ीद इसको किस तरह से हम जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं उन बच्चों के लिए कि जिनके लिए जिम का प्लेटफॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगा और उसमें हम बात कर रहे थे कि जिस तरह भी आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड जो है वो बेसिकली ये ट्रेंड पेरेंट्स ने खुद इंडल्ज किया है अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए अपनी आदत बिगाड़ के खुद ना बनाना पड़े, तो उस चीज़ के ऊपर बच्चों को जो है ना कैरी फॉरवर्ड किया कि आप ये चीज़ फ्राई करके मैं आपको देती हूँ, आप ये खा लो, आप ये चीज़ खा लो। जहाँ पे फ्राइड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना डबल मुश्किल हो जाता है। सही। वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है तो वो एक अनहेल्दी फैट है, जिसकी वजह से बहुत छोटी उम्र के अंदर जो है ना वो बच्चे जो है ना ओबीज और कोलेस्ट्रॉल के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर बोन्स ग्रो नहीं करनी आपकी, और फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन एनहांस नहीं होती। फिर उस सूरत में जब आप इतनी छोटी एज के बच्चे को जब आप किसी एक स्पेशल प्लेस के अंदर आप नहीं एडमिट करवा सकते, तो आपको खुद चाहिए कि आप अपनी एक्टिविटी को एनहांस करें, आप बच्चे के सामने खुद एक्सरसाइज परफॉर्म करें, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग होता है। डेफिनेटली जब वो बच्चा देखता है कि जो है ना कि मेरा फादर या मेरी मदर मेरे सामने इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं, वो जो है लीन कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो कोशिश करता है परफॉर्म करने की। जब उसकी परफॉर्मेंस अपने एक मेंटर को देखते हुए वो खुद उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो वो किसी के भी सिखाने से बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो अगर हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मेरी बेटी है, वो मेरे साथ जिम में जाती है, अभी हार्डली 2 इयर्स की है वो। जब वो देखती है कि बाबा किसी को ट्रेन कर रहे हैं, वर्कआउट करवा रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट को डील कर रहा होता हूँ वो ऑब्जर्व करती है, उसी तरीके से जैसे मैम ने ब्रेन की बड़ी अच्छी रीडिंग बताई, उस तरीके से वो उसको ऑब्जर्व करती है, वो वही एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करती है कि जिस तरह बाबा उसको हैंडल कर रहे हैं मैं उस तरीके से करने की कोशिश करूँ। एरोबिक्स में, योगा में जंप्स होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, वो परफॉर्म करती है और बड़े अच्छे तरीके से करती है। सही। तो उसकी अभी से ही मसल मेमोरी बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो देख रही है कि अगर बाबा या मामा नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको तो नहीं पता कि हम लोग क़याम की हालत में या खड़े हुए क्या कर रहे हैं। उसको बुलाते हैं प्यार से कि बेटा आप भी पास खड़े हो जाओ, जैसे बाबा कर रहे हैं वैसे भी आप करो। तो वो उसी तरह जैसे क़याम किया, रुकू में गए, सजदे में गए, वो एज इट इज़ वैसे ही परफॉर्म करती है और उतना ही टाइम जो है ना स्पेंड करती है जितना हम क़याम की हालत में करते हैं। और उसी तरह जो है ना वो सलाम दोनों तरफ फेर के उसी तरीके से उठ के खड़ी हो जाती है कि अब मैंने दुआ मांगनी और बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ का एक मतलब आप इसको एक एसेट समझें कि अगर आपकी औलाद आपको इस तरीके से फॉलो कर रही है तो उसके लिए आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी को कुछ हद तक डेवलप करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से किसी वजह से नहीं मिल सकी, मोर प्रोबेबली वो इस चीज़ को जानते नहीं थे या उनको समझ नहीं थी, और अगर आपको इस चीज़ की नेमत अल्लाह ताला ने अता कर दी है, अगर आप समझते हैं इस चीज़ को, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके साथ हुआ है वो आगे आपकी आने वाली नेशन के साथ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन ख़ुद को देखें कि वो क्या चाहते हैं अपनी औलाद से, और फिर वही क्वालिटीज़ ख़ुद के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के अंदर वो खुद ब खुद जो है इनकलकेट होती चली जाएंगी। फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई फ़ैसला उन पर इम्पोज करें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराना उन पर इम्पोज करें और उनको एक डायरेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ दें, बल्कि वही डायरेक्शन वो खुद से सीखना शुरू कर देंगे और फिर जस्ट आपको थोड़ी सी नरिशिंग की ज़रूरत होगी। सुंबल, स्क्रीन टाइमिंग की बात हो रही थी, क्यों हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग, गैजेट्स टाइमिंग इतना इंक्रीज हो गया है कि हम फिर ये भी भूल गए हैं, हमारी नज़र में बच्चा सिर्फ एक गेम खेल रहा है, वो गेम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है उसकी ज़िंदगी पे, उसके माइंडसेट को वो किस तरह से चेंज कर रही है। अगर उस गेम के अंदर एग्रेशन है, दूसरों के लिए मार धाड़ है और सिर्फ खुद का ही कॉन्सेप्ट है कि सब मर जाएंगे मैं जिंदा रहूंगा, मैं सबको मार के जिंदा रहूंगा, ये चीज़ उसके जहन में अगर बैठ जाए तो डेफिनेटली वो तो अपनी लाइफस्टाइल में भी यही प्रैक्टिस करना चाहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। इसको अगर हम कंटिन्यू करें, बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल जैसे बहुत कॉमन गेम है पबजी। जी,
कोविड में बहुत ज़्यादा खेलना शुरू हो गए हैं बहुत से लोग, टीन एज में बच्चे शुरू, इवन टीन एज में भी नहीं, उससे छोटे बच्चे भी 7-8 साल की उम्र के बच्चे भी ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिए बहुत बच्चों ने, क्योंकि घर में हैं और कोई काम नहीं, आपके लेक्चर्स, होमवर्क, नोट्स वो भी फ़ोन पे ही आने हैं, आपने फ़ोन से देख के पढ़ना है, फ़ोन रख दिया, फिर गेम खेलना स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि डेफिनेटली सोशल मीडिया का दौर है, हम सब की आईडीज़ बनी है, बेशक बच्चे कहते हैं कि फेसबुक पे 18 साल के बच्चे की आईडी बनती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की आईडीज़ बनी हुई है। सही। आप वहाँ पर देखते हो कि भाई आजकल ये वाली गेम बहुत इन है, उस सोशल पीयर से मैच करने के लिए जो आपको पीयर प्रेशर होता है कि भाई मेरा दोस्त खेल रहा है तो मैंने भी खेलनी है, वरना तुम उनके लेवल से मैच अप नहीं कर सकूंगा, वो उस ट्रेंड की वजह से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हमने बहुत से पीछे केसेस देखे कि पबजी की वजह से कितना बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, बहुत से बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की है डिफरेंट कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वो गेम को उस तरह से कम्पीट अब जब नहीं कर सके तो उन्होंने कहा कि बस एंड रेट तो भाई बस मौत है, सुसाइड है, हमने बस ख़त्म कर लेना खुद को, एंड ऑफ डिस्कशन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कोपिंग स्किल्स है, वो नहीं डेवलप की गई बचपन से बस ये ठीक है अगर कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही फ़ोन यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको पता है कि भाई एंड रिजल्ट फ़ोन ही है, शायद स्क्रीन टाइम ही, और कोई वे आउट है ही नहीं। ओवरऑल ये एडिक्शन भी है। बिल्कुल, बच्चे रेजिलिएंट नहीं है, उनमें रेजिलियंस ही नहीं क्रिएट की गई कि आपने अगर कोई चीज़ आ रही है उसको आपने किस तरह से कोप अप करना है, किस तरह से उसमें से निकलना है, खुद को कैसे निकालना है। डेफिनेटली बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि पेरेंट्स आजकल नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ खुद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं है, उनको पता है कि पता नहीं जस्ट वे आउट कर देना है, इंस्टेड ऑफ कि आप उस स्ट्रेस को फेस करो, उसको मैनेज करने की कोशिश करो। हम कहते हैं बस बिल्कुल बस मिट्टी पाव अप्रोच हमारे पाकिस्तानियों की कि बस ठीक है तो है, उसको सॉल्व नहीं, अब इसको बदला नहीं जा सकता, सब खेल रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए भी जरूरी है, अगर नहीं खिलाएंगे तो शायद वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, शायद वो स्ट्रेस में चला जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जिस तरह हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो फैमिलीज़ जिनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर रन करता है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, कुछ की फैमिली हिस्ट्री में रन करता है, एंजाइटी है वो फैमिली में प्रेजेंट होता है, जीन्स से प्रेजेंट होता है, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसको अगर हम कोई पूछे कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिंपल आंसर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई रखेंगे तो इन सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टडी ने कंक्लूड किया था कि अगर आप 15 मिनट्स रनिंग करें या 1 आवर वॉक करें तो 26% चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, ये डेली बेसिस पे? यस, नॉट डेली बेसिस, वीक में 4 से 5 दिन भी अगर आप कर लें, मोर देन इनफ। सही, आप उसको एटलीस्ट अपनी रूटीन में लेके आएँ। हम क्या करते हैं, अगर एक्सरसाइज अगर हमने स्टार्ट भी करनी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बस हमने सुबह स्टार्ट करनी है, फजर की नमाज पढ़ के हमने फिर रनिंग के लिए निकल जाना है, और फिर हमने खाना भी हेल्दी खाना है, सब कुछ अपने ऊपर इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। बेशक आपकी नॉर्मल रूटीन हो कि आपने 12 बजे उठना है, सही, आप उसमें नहीं फिट इन कर पाते क्योंकि आपने अपने लिए बहुत रिजिड टाइम टेबल सेट कर लिया होता है। बिल्कुल। तो अपने आप को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई टाइम टेबल सेट करें कि मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। अगर हम पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं 5 मिनट से बिल्कुल वॉक शुरू करें, 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में बिल्कुल इनकम्पास हो जाए और आपकी वो बॉडी का हिस्सा बन जाए। एंड पे आपको ही पता होगा जब मैं वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, उसके मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक, तो अगेन जिस तरह सर ने कहा कि आप करेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे करेंगे। डेफिनेटली। ठीक, अगर आप पूरा दिन अगर आप ऑफ है, कोविड है, लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं कि जी अम्मी अबू जो है वो लैपटॉप पे काम करते हैं, ऐसे फिर कोई सीजन लगा लेते हैं या कोई गेम खेल लेते हैं, इस तरह से उन्हें टाइम गुजार रहे हैं। आप बच्चों को एडवाइस नहीं कर सकते कि बेटे आप बुक रीड करो, बेटे आप ये एक्टिविटी करो, बच्चे ने भी वही काम करना है। इंस्टेड ऑफ के आप वो जो चीख रहे हो बच्चों पे, वो एनर्जी अपने ऊपर लगाएं। सही, कि आप उसको हेल्दी वे में इन्वेस्ट करें ताकि बच्चे आपको देख के कॉपी करें। ठीक, आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और बच्चे भी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब इन कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी पेरेंट्स की जानिब से एक ही जस्टिफिकेशन आती है कि फिर हम क्या करें, हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है कि हम बाहर जा सकें, बच्चों को सैर के लिए लेके जा सकें, घुमाने के लिए ले जाने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है। घर पर रहते हुए भी तो कुछ एक्टिविटीज अपनाई जा सकती हैं। देखिए, वो होता है ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे मैंने पहले कहा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है आप कोई बिल्कुल फिटनेस फ्रीक बन जाएं, आप जिम जाएं, आप ये काम करें, पैसे लगाएं, वो सब चीज़ें। अगर आप सिंपल वॉक करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सही।
अगर आप घर में बच्चों के साथ बैठ के आधा घंटा भी क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आपकी बच्चों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक। सिंपल से सिंपल चीज, आप बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड की गेम खेल रहे हैं, आई थिंक वो हम सब के घरों में मौजूद होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है या बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। सही, सिर्फ तरीकेकार अपनाना है कि आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग में, उनकी अपब्रिंगिंग में कौन कौन सी क्वालिटीज इनकलकेट करना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं आप अपने बच्चों को कि वो आगे चल के इस माशरे की भागदौड़ संभालें, इस माशरे का फाल किरदार बनने के लिए उन्हें कितनी एफर्ट करनी है। इस पर मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस्मानी सरगर्मियों की बात हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करें। ये किस तरह से हमारी जहनी नशोनुमा में बेहतरी लेकर आते हैं, हमारी जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाती हैं, इंसानी शख्सियत पर एक ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, इसको निखारने में, इसको उभारने में जो है बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं और इसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती हैं, हमारी तख्लीकी सलाहियतों को इन्हांस करती हैं। फ़रा से बात करेंगे। फ़रा, स्क्रीन टाइमिंग की बात हो रही है। स्क्रीन एडिक्शन ना सिर्फ हमारे बच्चों का, हमारी यूथ का, बल्कि हमारे बुजुर्गों का और बड़ों का भी मसला बनते चला जा रहा है। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए भी कोई टेक्निक है आपके पास? जी बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं अगर हम करने के लिए विलिंग हो। देखो ना, अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे मालूम है कि ये पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, लेकिन मैं ग्लास को उठाने में विलिंग नहीं हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है? फिर उसके लिए थोड़ा स्टेप इन तो होना पड़ता है मुख्तलिफ चीज़ों। थोड़ी देर पहले आपने बात की पेशेंस नहीं रहा, हम जीतना चाहते हैं, बच्चों में बर्दाश्त नहीं। सबसे पहले तो बात वही है, माँ बाप को कॉपी कर रहे हैं। जब वो साथ वाले पड़ोसियों पे भी चिल्लाएंगे, अब उसने ये कर दिया, वो कर दिया, गाड़ी फलां जगह खड़ी कर दी, ये हो गया, फलां का ड्रेस मेरे ड्रेस से अच्छा कैसे, फलां का घर ऐसा कैसे। वो चीज़ें भी बच्चों को इम्पेशेंट कर रही हैं। लाज़मी बात है, वो जो देख रहे हैं कॉपी कर रहे हैं। और ये जो पेशेंस है, ये जो सब्र है, ये नेचर से ज्यादा कौन सिखाएगा किसी को? आपसे कहा ना मैंने गार्डनिंग, आपने बच्चे को सब्र सिखाना है, आप उसे कहें बीज बो दो बस, उसके बाद देखें सब्र किसे कहते हैं। कहें सब्र के साथ इंतजार करो, इससे सब्र कहते हैं। जो उसके निकलने तक का पूरा प्रोसेस है ना, सही, इसे सब्र कहते हैं। नेचर तो बेस ही सब्र पे करती है कि सुबह से शाम फौरन हो जाती है, नहीं, एक एक सेकंड वेट करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो वक्त आता है। डेफिनेटली ऐसे ही। सालों के चेंज होने में, हमारे बढ़ने में, इस दुनिया में एक इंसान के आने में, इन तमाम प्रोसेस में पेशेंस चाहिए या नहीं चाहिए। बच्चों को जब तक आप ये बातें नहीं बताएंगे, बारीक बारीक बातें। अच्छा, आप बच्चों से बहुत सी बातें क्यों करना नहीं चाहते? या तो हमें करनी नहीं आती, या फिर हमारे पास वक्त ही नहीं है। अब जब आपके पास वक्त नहीं है, आपको कैसे लगता है कि आपको वो चीज़ फ्यूचर में पे बैक नहीं होगी? आपके पास आज वक्त नहीं है, कल उनके पास आगे मजीद वक्त मॉडरेट हो रहा है, मजीद मॉडर्न हो रहा है दौर, उनके पास वक्त ना हुआ, और वक्त ना होने के साथ जस्टिफिकेशन भी हुई कि इस वजह से वक्त नहीं है, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही है। तो इसलिए अभी वक्त दे दें, इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट वापस जरूर आती है डेफिनेटली, और अगर अच्छी नीयत से की गई हो। तो इसलिए बच्चों को टाइम देना, ये इस वक्त का तकाजा है। डूज एंड डोंट्स आप ही बताएंगे, अच्छा बुरा आप ही बताएंगे, नेचर से करीब आप ही करेंगे। जितना नेचर से बच्चा करीब होगा, अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ परिंदे पाल दें, वो बाहर नहीं जा सकता, आप देखिएगा बच्चा कितना इन्वॉल्व होगा। उसे एक पेट पाल दें। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं जानती हूँ कि जिसमें हाइजीन का प्रॉब्लम आता है कि वो चीज़ हम घर में नहीं रख सकते, या कुछ बच्चों को ज्यादा बिल्लियों में, कुत्तों में इंटरेस्ट होता है, बट नहीं, कुछ अरसे के लिए वो छोटे चूजे हो गए, परिंदे हो गए, ये चीजें पाले, दिखाएं कि वो किस तरह, वो सो रहा है, अब वो खा रहा है, अब ये करो। अच्छा, उसे ड्यूटीफुल करें, उसे रिस्पॉन्सिबल करें। अब उसे खाना डालना था, डाला था, पानी चेंज किया था। आप यकीन करें, अगर बच्चे के पास गैजेट्स के लिए टाइम बच गया तो मुझे बोलिएगा, सिर्फ उसे थोड़ा सा पौधों में ऐसे, अब वो ग्रोथ, अच्छा उसे कहें ये जो कली है देखना, ये खिलेगी तो गुलाब बनेगी या फूल बनेगी, वो वेट करेगा, वो कितना देर बैठा रहेगा। उस पर आके मक्खियां बैठती हैं, चीजें बैठती हैं, चूंटियां चलती हैं, मुख्तलिफ जानवर होते हैं, हशरात होते हैं, उन्हें देखेगा, सही, एक डिफरेंट सा माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही, तो ये चीज़ों से जब वो करीब होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन के लिए अच्छा। अच्छा, जितना आप वो चीज़ दे रहे हैं हाथ में, अगर वो गार्डनिंग अपने किसी गैजेट पे या स्क्रीन पर भी देख रहा है, वो भी डेंजरस है। सही, लाजमी सी बात है, आप उसे और उसकी आंखों का नुकसान, आप उसे पहले ये बताएं कि आईसाइट जब वीक हो जाती है, इसका ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। सही, ट्रीटमेंट्स हैं, मगर बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस उसमें कितना प्रॉब्लम है कि 100% आपकी आईसाइट वापस नहीं आती। इट्स अ गिफ्ट। आपके दांत हैं, आपकी आईसाइट है, मेरे नज़दीक फिर एक दांत लगवाने जाए ना, कितने लाख का लगता है। उसे बताएं, उसी चीज, अच्छा उसे ये बताएं कि आपको ये चीजें बगैर पैसों के मिली हैं। बिल्कुल,
गिफ्ट है या नहीं है, उसे नेचर का गिफ्ट समझाएं, उसे परवरदिगार का गिफ्ट तो समझाएं यकीनन। कि आपके पास ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब बताओ इनकी हिफाजत कैसे होगी? सही, जितना प्यार से बात करेंगे, अपनाइयत से करेंगे। अच्छा, लॉजिक दे के, रीजन दे के, बच्चे नहीं तो आपको लॉजिक देंगे। सही, आज के बच्चों के पास रीजन आपसे भी ज्यादा मौजूद बिल्कुल है, ऐसे ही है, डेफिनेटली। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी लॉजिक्स होती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उनके साथ बात लॉजिकल करें, बेस होनी चाहिए, बेसलेस बात ना हो। सही, आपको नसीहत करें तो वो आप भी करते हो, आप कह रहे हैं कि अब अजान खामोश हो जाओ और आप तर तर लगे हुए हैं, तो बच्चा भी ऑब्वियसली अजान के टाइम खामोश बिल्कुल नहीं ऐसे होगा, ही। वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो नहीं उठेगा। वो थोड़ा सा एक्टिव को करेंगे कुछ चीजों में, नेचर के साथ करीब करेंगे तो यहाँ से हटेगा। हम नेचर से तो यहाँ हैं। सही, अब इंसान की एक बदकिस्मती देखें, पहले दौड़ के गया था मॉडर्न होने और तरक्की करने पे, अब तरक्की कर गया, परेशान होता है, पीछे आ रहा है। वापस आ ऐसे तो ही। किस तरह नेचर से जुड़ जाऊं, तो इन चीजों अच्छा, से दूर जैसे हो हम जाऊं। ये क्रिएटिविटी की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, कुछ चीज़ें हम ये देखते हैं कि फराह हमने लेबलाइज्ड कर दी हैं, हमने उसको टैग दे दिया है कि हम ये ट्रेड बदल नहीं सकते, ये तो हमारे अब्बा अजदाद से चलता हुआ आ रहा है, ये बच्चा तो एग्रेसिव हो गई क्योंकि इसके अब्बा गूसीले इसके दादा बहुत ये थे। जो चीज़ है हाँ। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? मानती हूँ कि ये ब्लड में आता है चीजें। हम बहुत से लोगों का, अपने आसपास के लोगों का भी मजमुआ होते हैं, पूरे खानदान में से हमें क्वालिटीज आती हैं। ऐसे ही, मदर पे तो बच्चा 75% जाता है, माँ को सबसे ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना है। ऐसे ही। जहाँ तक सवाल है एग्रेशन का, उस पे पहले उसकी डाइट को देखें। सही। हम जो दिन में 4-4 बार खाएंगे, एग्रेशन ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को अब ना बर्न करने के लिए जो फैट्स आ रहे हैं बॉडी पे बच्चों के, उसके लिए आपके पास अब कोई तरीकेकार नहीं है। तो ये तरीका क्यों नहीं हो सकता कि पहले अगर वो ठीक है ऐसी चीजें खा रहे थे कि जिसे वो स्कूल में खेल के या कहीं पे भी खेल के या पार्क में जाके कंज्यूम कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे या बंद कर रहे थे, जो भी है। अब अगर नहीं हो रहा तो उसे किस तरह हेल्दी की तरफ ले आए, वही खिलाएं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लें, बहुत ऑयली चीज ना हो, बहुत फैटी चीज ना हो। हम खुद भी 3 वक्त या 4 वक्त खा के ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अब हम बिल्कुल मेंटली फ्रेश भी रहेंगे, ब्रेन पे भी फॉग हो सकती है। जब आप बहुत खाते हैं ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन फॉग फील होती है, आपको नींद आती है, आप उतना एक्टिव नहीं हो पाते, आप इन चीजों को, अच्छा हम जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाह रहे होते ना आजकल। ठीक है, ये जो कर रहा है करने तो, खामोश तो है, चुप तो है, मतलब कोई शरारत तो नहीं कर रहा, गैजेट पे ये नहीं पता कि आंखों का कितना नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो बच्चों को एक चीज आप शुरू से करें जो आजकल माओ में बिल्कुल नहीं है, बेड पे खाना खाया जा रहा था, उसके बाद सोया जा रहा है, नहीं, 4 घंटे का गैप मस्ट है, वो चाहे बड़े हो छोटे हो, ये चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाएं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी ब्रेन तो कभी भी हेल्दी नहीं। सुबह भी आप थके हुए होंगे, नींद से जागेंगे ना, क्योंकि हमने तो पूरी रात जाग के पूरा दिन सोना है, ये भी तो हमारी रूटीन का हिस्सा है ना। और हाँ, अगर आपने ये कहा था कि कोई ऐसी चीज कि जो हम करें तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डेवलप हो या हमें अच्छा लगे या हमारी मेंटल ग्रोथ हो, आप सोने से पहले सुबह से लेकर शाम तक का जितना रूटीन था उसे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। सोने से पहले सही चीजों को रिकॉल करें कि स्टोरी की तरह करें, जब मैं उठा उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये रिकॉल करके सोएं। सही, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये जो करेगा वो फिर जब ये कहेगा कि मेरा ब्रेन बिल्कुल सुबह तक एम्प्टीनेस, वो नहीं एक खालीपन की कैफियत होती, इसे खाली करना बड़ा जरूरी है। ये ग्लास है, इसमें कब तक पानी डालेंगे, कैपेसिटी है ना, बिल्कुल ऐसे ब्रेन की भी है, तो उसे खाली करना भी खाली करने जरूरी है। हाँ, जब हम रिकॉल कर लेते हैं हमारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, ठीक, कुछ चीजों पे नजर भी डाल लेते हैं, बिल्कुल, और इससे भी हमारी क्रिएटिविटी एनहांस हो सकती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी टेक्निक आपने शेयर किया दाऊद। थोड़ी सी मौजूदा सूरत हाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कोविड सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मरीज जिनको जो कोविड से सेहतियाब तो हो गए लेकिन उनकी बॉडी उस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ना वो जिम जा सकते हैं, ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक का प्रॉब्लम भी है, जॉइंट्स पेन भी है। वो घर पे रहते हुए किन एक्सरसाइजेस को अपना श्योर बना सकते हैं, किस तरह से कंटिन्यूटी ला सकते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो फिजिकली अच्छा रिस्पॉन्स दे सके? जो मैम ने बात की, बड़ी बेहतरीन बात की, इसके साथ एसोसिएट करूँगा इस चीज़ को। उसमें सबसे पहले आप जो मेंटल प्रिपरेशन है, आपको सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ पे आमादा करना होगा कि अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दे दी है, ठीक है, आप उस एक सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे, आपको ज़्यादातर मसला आजकल लोगों को ब्रीथिंग में आ रहा है, जो भी रिकवर्ड पर्सनैलिटी है। तो आप अगर आप उस चीज़ को अपने माइंड में उस चीज़ को आप स्ट्रक ऑफ कर लेंगे कि यार हमने, अब मैं बस रिकवर्ड हो जाऊं लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर फंस चुकी है, इसको मैं नहीं निकाल सकता। ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है, ये वेग बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो सकते। क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ को, मेरे पास 4 कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स आए और वो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स थे।
और अच्छे खासे सफ़र हुए हैं, जिनमें से 45 प्लस के 2 लोग भी हैं। ठीक है, सिर्फ उनको 1 से 1.5 हफ्ता लगा है उस चीज़ से बाहर निकलने में कि हम किस तरीके से अपने आप को कोप अप कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में, जो वो पहले बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते थे। और हार्डली जो है ना 18 दिन के अंदर अंदर जो है ना उनकी वो इम्यूनिटी और वो प्रेशर जो वो अपनी बॉडी के ऊपर डाल रहे थे पहले से, अगर वो 100% नहीं कर सके तो उसको 98% तक वो ला चुके हैं इस वक्त। तो ये एक इम्पॉसिबल बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और सबसे पहले आपकी ईटिंग हैबिट जो है ना उस वक्त चेंज होती है, क्योंकि जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं इस बीमारी में सफ़र करते हुए, तो उसकी वजह से आपका बहुत सारा इम्यून कंप्रोमाइज़ होता है। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स जो है वो सफ़र करते हैं। तो बैठने की वजह से, ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाती है। तो उस वक्त आपको ये लग रहा होता है कि यार मेरा जो ज़्यादा सिलसिला बिगड़ा है वो इस बीमारी की वजह से बिगड़ा है। लेकिन जब आप रिकवर कर चुके हैं तो आप उस चीज़ को अपने जहन से निकालें और जिस पूरी बॉडी को आपने आइडल करके रखा हुआ था इतने टाइम से क्वारंटीन के अंदर, उसको वर्किंग में लेके आए। अगर आप उसको वर्किंग में नहीं लेके आते तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में स्टक रहेंगी, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर वो उन मेडिसिन का असर भी शामिल है जो उस वक्त आप सिर्फ लेट के और बैठ के खाते रहे हैं, वो आपके ब्लड के अंदर स्टिल होल्ड है जब तक आप उसको बर्न नहीं करेंगे। तो अगर आप नई आउटडोर एक्टिविटी कर सकते, अपने कमरे के अंदर अपना योगा परफॉर्म करें, आप सुबह उठें, अपनी सोने की और जागने की रूटीन ठीक करें, और आपका जो ईटिंग हैबिट है, आप सोने से एटलीस्ट जो है ना वो कम से कम 3 घंटे पहले अपना मील जो है वो कंज्यूम कर लें आप। ठीक है, अगर आप मील की कंजम्पशन बिल्कुल राइट बिफोर बेड करते हैं तो वो जहर है आपके लिए। सही। तो आप हलाल खाना खा रहे हैं, उसी को आप जहर अपनी सिर्फ आदत की वजह से बना रहे हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है। ठीक है, और इसी तरह जब आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने बॉडी को, आपकी बॉडी एम्प्टी है, आप कोशिश करेंगे कि उस वक्त कोई ऐसा मील कंज्यूम करें जो आपका गट प्रोड्यूस करे। ठीक है, आपका ब्लड क्लीन करे, आपका जो है ना स्टमक वॉश आउट हो, फिर उसके बाद आप नया मील लेने की तरफ जो है ना वो आगे जाएं। और सबसे बुरी आदत है जो हम लोग नाश्ता स्किप करते हैं और उसके टाइम को आगे से आगे लेके जाते हैं। जिस वक्त दूसरा या तीसरा मील लेना होता है, हम उस वक्त पहला मील ले रहे होते हैं, और फिर पूरे दिन में स्टार्विंग करके हम सिर्फ एक फिक्रा बोलते हैं, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। तो ये कोई डाइटिंग नहीं है, ये सिर्फ फाका काटना है, ये डाइटिंग नहीं होती। आप बेशक दिन में आप 5 दफ़ा खाएं, 6 दफ़ा खाएं, लेकिन अपने मील्स को प्रिसाइज करें आप। एक्स्ट्रा स्टार्विंग और ये जिसको आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कीटोजेनिक डाइट जो है, ये कि बेसिकली जो मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग भी देख रहे हैं, हर डाइट हर बॉडी के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि हर बॉडी के अपने हार्मोन्स अपने तरीके से रिलीज होते हैं। हर बॉडी का जो ब्रेन पोजेस करता है वो अपने तरीके से काम करता है, हर बॉडी की थिंकिंग अलग से होती है। तो अपने मील्स को प्रिसाइज करें, जो आपकी बॉडी जिस अच्छे वे में रिस्पॉन्ड करिए उस मील को कंज्यूम करें। अगर आपकी बॉडी एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, आप उस जिससे भी आपने डाइट अपनी मैनेज करवाई है, आप स्टिल वही चीज़ें खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो आपको चाहिए। तो इस वे में आपको अपनी डाइट उस तरीके से मैनेज करनी है कि आप अपना वर्कआउट भी परफॉर्म कर सकें, और उस तरीके से आपकी बॉडी आपके रिजल्ट्स आपके सामने हों, आपको किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़े कि यार अब आप मोटे हो गए और अब आप पतले हो गए। सिर्फ एक चीज़ है, आपने हेल्दी होना है। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू बी अ बॉडी बिल्डर, यू आर गोइंग टू बी अ मॉडल, दिस इज नॉट द फैक्ट। आपको चाहिए कि आप हेल्दी किस तरह, आप अपने मॉइस्चर में परफॉर्म किस तरह कर रहे हैं, आपकी रूटीन वर्क किस तरीके से चल रही है। तो अब सिर्फ स्क्रीन प्ले को देख के, सेलिब्रिटीज को देख कर आप फैसिनेशन क्रिएट करते हैं कि यार आई हैव टू जस्ट लाइक दिस पर्सनैलिटी, तो ये हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। जो बंदा आप देख रहे हैं उसकी अपनी एक लाइफ है, उसकी अपनी फैसिनेशन है, वो उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा है, आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपने जहन पे कम बोझ डाला जाए कि हम जो हैं, जो हमारी डोमेन है, जो हमारी कैपेसिटी है, हम उसी को एंजॉय करें, ना कि हम जो है वो दूसरों को देखें कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। ठीक है, फॉर सम हाउ हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें दूसरों से इम्प्रेस भी होना है, हमें दूसरों से इंस्पिरेशन भी लेनी है, लेकिन एक लेवल तक अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपनी डोमेन को देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कि आया हम उनसे मीटअप हो भी सकते हैं या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने वजन डाल देते हैं दिमाग पे और अपनी जहनी सलाहियतों को मांद कर देते हैं, उनको ऊपर प्रेशराइज करके उनको कहीं स्नब कर देते हैं। इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, खुद को कैसे जो है वो कॉन्फिडेंट बना सकते हैं कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, हमें उसी में खुश रहना है। इसके लिए क्या प्रैक्टिसेस हमने फॉलो करनी है, किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी यूथ के अंदर, इस पर भी हम बात करेंगे। सजेशंस और सॉल्यूशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंतहा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी जहनी नशोनुमा को बेहतर बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी इन्हांस कर सकते हैं, अपनी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इस पर कैसे तवज्जो दे सकते हैं और इसके लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से जो है अपने बच्चों को गाइड करना है, अपने नौजवानों को ग्रूम करना है, उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलप करनी है, हमने उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर तवज्जो देनी है। इसके लिए हम अपनी तरबियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है अपनी यूथ को, और उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि वो जैसे हैं, जो हैं, जहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उसी डोमेन में एक्सेल करना है, वहीं क्रिएटिविटी इन्हांस करनी है, वहीं रहते हुए जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करना है और साथ ही साथ बेहतरी की जानिब जाना है। ये जो बेहतरी की जानिब ना जाना और मायूसी को अपनाना, डिप्रेशन को अपने सर पर हावी कर लेना, स्ट्रेस हो जाना, ये भी हमारी यूथ के मसाइल हैं जिनको हल करना है, और ताकि हमारी जो है वो जहनी नशोनुमा बेहतर हो सके। सुंबल, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ हम जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाने की बात करें, कुछ हम जो है वो मौजूदा सूरत हाल को भी डिस्कस कर रहे थे जैसे कि दाऊद से, तो हमारे अंदर एक डर बैठ गया है। जैसे ही हम कोरोना का नाम लेते हैं, कोविड-19 के आने के बाद एक खौफ में मुब्तला हैं। जिनको हो चुका है उनको ये डर है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। साइकोलॉजिकली वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, शायद वो मायूस हो चुके हैं कि शायद अब उनके अंदर वो रिकवरी नहीं होगी, वो रिकवर होंगे भी तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनके अंदर ये फियर बैठा है कि पता नहीं कब हो जाए, पता नहीं क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे फियर्स हमारे साथ मुंसलिक हो गए हैं कोरोना के आने के बाद। इनसे निकलना भी हमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, क्या सजेस्ट करेंगी? इसमें बेसिकली जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ नीडेड है करंट स्टेटस में, वो है नॉलेज एंड एजुकेशन। कि आपको वायरस के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी एजुकेशन है, आपको क्या पता है कि किस तरह से वो स्प्रेड कर रहा है, कितना आपके लिए ख़तरनाक है, किस तरह से आपने कोप अप करना है। डेफिनेटली एंजाइटी होगी, एंजाइटी नॉर्मल है। आप जब सोचते हो, आप जब न्यूज़ हम हर रोज़ सुनते हैं, हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद हम हेडलाइन सुन रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट होगी। व्हेन यू थिंक कि आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज मौजूद है तो बार बार न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हेडलाइन सुनने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, कितने लोग की डेथ हो गई है, क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आपको जितनी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए है तो वेल एंड गुड। क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन तमाम तर खतरात से या इन तमाम तर जो हमारे अंदर शुकूक व शुबात बैठ गए हैं, ये डर, ये खौफ हमारे अंदर बैठ गया, इससे हमारी क्रिएटिविटी भी मुतासिर हो रही है, मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर रही है। और अगर आज ही के टॉपिक के बारे में बात करूं तो एक ही सिंपल आंसर है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? अगर हम इसको देखें थोड़ा सा ब्रेन लेवल पर लेके जाएं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एक ब्रेन एरिया एक्टिवेट होता है, दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस। ठीक, जब वो एक्टिवेट होगा वो ब्रेन के 3 एरियाज को एक्टिवेट करता है। लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एमिगडाला को एक्टिवेट करेगा और हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करेगा। हमारे 3 ब्रेन एरिया एक्टिवेट हो गए। ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होंगे, उनके फंक्शंस बहुत अच्छे परफॉर्म होंगे। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है मोटिवेशन देना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना बॉडी को। ठीक है। एमिगडाला का फंक्शन होता है कि वो आपकी जो फियर है ना उसको वो बैलेंस आउट कर सके कि कितना फियर इस वक्त लेना है, और अगर फियर ज़्यादा आ रहा है बॉडी के अंदर तो आपने उसको किस तरह से बैलेंस आउट किस तरह करना है। ठीक है। देन हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आपके मूड को बैलेंस आउट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, किस तरह से आपने मूड ज़्यादा करना है, लो करना है, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। तो क्योंकि अभी हमारी करंटली एक्सरसाइज से बात हो रही है तो मैं उसी तरफ से बात करूंगी कि इफ़ यू थिंक कि कोविड रिलेटेड एंजाइटी आपको हो रही है तो उसको फाइट आउट करना सीखें, इंस्टेड ऑफ कि आप बिल्कुल एक कमरे में बंद हो जाएं और बिल्कुल ही सोशलाइज ना करें। डेफिनेटली हमें सोशल एक हद तक होना है आजकल के इन्वायरमेंट में, लेकिन अगर हम बिल्कुल कमरे में बंद हो जाएंगे उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। सही। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि अभी हमने घर में रहना है या स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहना है तो वो स्ट्रेटजीज अपने अंदर शामिल करें जो आपको लगता है आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, एक्सरसाइज करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, ब्रेन लेवल पे बात की, न्यूरो लेवल पे बात की, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, मेंटल लेवल हो गया। तो अगर हम बात करें तो कोई ना कोई फ़ायदा तो है ना जो हम कर रहे हैं, या कितनी रिसर्चेस की गई हैं। एट द एंड ऑफ द डे में भी बहुत से लोग कहें कि ये तो हमें पता था, हमें तो ये चीज़ पता है। तो क्वेश्चन इस कि अगर आपको पता है तो आप ये चीज़ कर रहे हैं, आपने क्या एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है, अपनी बिल्कुल एक लाइफस्टाइल के अंदर शामिल किया या नहीं किया। नॉलेज हम सबको बहुत है, द क्वेश्चन इज कि हम प्रैक्टिकल उसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, हम कब अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाएंगे, अपने आप को प्रायोरिटी
बनाएंगे ताकि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, दोनों चीज़ों को इक्वली बूस्ट मिले। यकीनन इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा फरा, हम ये देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट तो हमें सीखी नहीं, ना है हमें आई, एंगर मैनेजमेंट की जानिब से भी हम बहुत लापरवाह रहे। हमें नहीं पता कि अगर जब हमें गुस्सा आ रहा है, हम एग्रेसिव हो रहे हैं, एक एग्रेशन हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा है, इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे चैनलाइज करें, इसको प्रॉपर वे में कैसे थ्रू आउट करें, कैसे इस प्रेशर को रिलीज करें, ये कौन सिखाएगा? ये हमें हमारी टीचिंग सिखाएंगे, अगर हमें बचपन से सिखाया गया है। सबसे पहले तो छोड़ दें आप कोई भी मेंटल टेक्निक, छोड़ दें आप ब्रेन की और माइंड की बात, दीन की बात कर लें। जिस पोजीशन में है, जिस पर गुस्सा आ रहा है, उस पोजीशन को ही चेंज कर लें, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये तो बाकायदा फरमान है। दूसरी चीज़, अभी बात हो रही थी कि एंग्जाइटी और साथ है इम्यूनिटी। एंग्जाइटी और फियरफुल सिचुएशन में तो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने नहीं देखा कि जो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उन्हें हर बीमारी बड़ी आसानी से हो जाती है, एक के साथ दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी के साथ तीसरी शुरू हो जाती है। ये इसीलिए है ना कि हम फियर में, और किसी भी चीज़ को इग्नोर करके हम सिचुएशन से भाग नहीं सकते। अब मैं न्यूज़ ना देखूं, मैं इस बात को का इनकार नहीं कर सकती कि इस वक्त वबा नहीं है, वबा है। बेहतर ये होगा देखा जाए, ना सिर्फ देखा जाए बल्कि देख के उसके बाद हमें उसके बारे में बच्चों को ये सजेशन देनी है कि देखिए ये चीज़ ऐसे है। हम जितना हकीकत पसंद होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चों को चंद बातों के अलावा बहुत सी बातें ऐसी भी डिस्कस कर दी जाती हैं कि जो उनके हमारे यहाँ कभी ना की जाए। जैसे अगर फादर की जॉब नहीं है, फादर की जॉब नहीं है या मदर के साथ कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हें बता दिया जाता है ऑलरेडी। क्यों? कि वो आने वाले वक्त के लिए मेंटली रेडी हो जाए। बच्चा है, वो किसी चीज़ की फरमाइश करेगा, हम क्या सोच कर ये महरूम हो जाएगा? नहीं, बच्चा हकीकत पसंद हो जाएगा। सही। आपने बच्चे को एक फैंटेसी वर्ल्ड में पालना है, बेड ऑफ रोजेस पे पालना है, या हकीकत में पालना है? अगर आपने उसे हकीकत पसंद बनाना है ना, तो आपने चीज़ें बतानी है, उसी तरह कोविड का बताना है। सही। अब ऑन दी अदर हैंड करना क्या है? आप उसे डराए नहीं, आप उसे ये कहें कि मूवमेंट भी है, सब कुछ है, ठीक, लिमिटेड चॉइसेस कर लेते, क्राउडेड एरियाज पर नहीं जाते, या जो चीज़ें पहले बहुत इजीली हो सकती थी अब नहीं हो सकती, चॉइसेस कर लेते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे प्लेसेस को चॉइस कर लेते हैं जहाँ क्राउड बहुत नहीं होता, अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक। चीज़ें अगर हम मार्केट में हफ्ते में 2 बार जाया करते थे, वंस अ वीक जा सकते हैं। अच्छा, अपने ऊपर किसी चीज़ को वो ना करें, जैसे नहीं एक सख्ती होती है कि हमने ये काम नहीं करना, इस तरह ब्रेन आपका ज़्यादा लड़ने लगता है आपसे। ठीक। और उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, ना सिर्फ बच्चों को, आपको खुद को भी होगी, डेफिनेटली होती है। और ये न्यूज़ देखना या कुछ देखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलती रहे सिचुएशन, और बच्चों को ये बताएं कि हमने इसके अगेंस्ट अब तैयार कैसे रहना है। जब एक मौत बरहक है, और ये जो आइडिया है, लाइक ये बताना कि देखिए मौत तो बरहक है, उससे तो हम बच नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो भी लाइफ का पार्ट है। अब इससे कोप करने के लिए रेडी करना। ठीक। मैं अब कहूँ कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली नहीं आ रही, तो जाएगा तो फिर भी। बिल्कुल। इसलिए कह रही हूँ हकायक तो बताने, उसके लिए बच्चों को रेडी करें, उसके लिए आपकी सिटिंग हो आपको ये खुद करना है डिसाइड, पेरेंट्स को दोनों को, सही, कि हमने सिटिंग कब करनी है, बच्चों को बताना है, लाइक अब ये करना। घर में जगह जगह सैनिटाइजर रखे होंगे, हाथों को साफ करने का ख्याल होगा, किसी के साथ हैंडशेक करने से मना करेंगे, आप कहेंगे मास्क है कि नहीं, और हाइजीनिक हो, कब मास्क को चेंज करना है, ये चीजें अब आपको रूटीन का हिस्सा बना लेनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी भी इस पे डिबेट करनी है, अभी भी बताना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं। अब तो बताएं बच्चों को, डिस्कस करें, डिस्कस किए बगैर कोई मामला सॉल्व नहीं होता, छुपा के बातें सॉल्व नहीं होती। अंदर एक क्यूरियोसिटी इस वक्त है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, क्यों हमारे वालिदैन हमारे साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा ना। और ये जो फियर आ रहा है ना, क्यों आ रहा है कि हम छुपा रहे हैं। हम जितना खुलकर बात करेंगे, फियर खत्म होगा। फियर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, फियर के सामने खड़े हो जाओ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट, ये चीजें तभी मुमकिन है। एंगर भी हो रहा है, मुझे जब पता आप है, इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बहुत खूबसूरत सजेशन दाऊद। इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए कोई एक्सरसाइज जो घर पे रहते हुए हम कर सकें, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो कि सबके लिए ज़रूरी हो? मैम ने मेरी कही भी जो मैं कहने वाला था उसकी आधे से ज़्यादा बातें तो उन्होंने बोल दी हैं। अच्छा। तो बल्कि बड़ा अच्छा लगा कि माइंड मैचिंग है। और दूसरा ये कि जिस तरह अभी आप इम्यूनिटी की बात कर रही हैं, तो हुमा इसमें सबसे पहले तो सबसे बेसिक सजेशन, जो बात पहले भी मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, कि आप अपने इनटेक प्लान को प्रिसाइज कर रहे हैं। आप सबसे पहले कि आप लोग, जब आपको पता है कि आपकी मूवमेंट नहीं है, आप बार बार बाहर नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते, आपके मतलब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर, चाहते ना चाहते हुए भी जो भी वो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास आपका घर मौजूद है, आपके पास छत मौजूद है, सही, ठीक है, आप
अगर दिन के अपना वक्त तब्दील कर लें कि अगर इस वक्त आपको अपनी स्ट्रीट में ज़्यादा जो है वो क्राउड नज़र आ रहा है तो आप किसी ऐसे टाइम में निकलें जहाँ पे बहुत कम लोग बाहर आ रहे हों। तो जब आपके हैबिट को आपके बच्चे देखते हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग देखते हैं तो वो खुद ब खुद सोसाइटी में एडजस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि हर इंसान चाह रहा है कि वो इस वक्त बचा रहे। ठीक है, और कोशिश करें कि जब भी आप अपना अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं चल फिरने के जो है ना इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो आप अपने मील्स को, अपने खाने पीने को अच्छा कर लें और कम कर लें आप। ठीक है, ताकि अब सिर्फ देखें कोविड तो नहीं है, बाकी बीमारियां भी तो साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से ब्रेन जो है ना डिप्रेस हो रहा है, अब एक बीमारी तो रह नहीं गई। अब कोविड एक अलग चीज़ है लेकिन वो अपने साथ 100 चीज़ें और लेके आया। सही। ठीक है, अब एक चीज़ की हकीकत मान लेना सबसे ज़रूरी है कि देखें मौत बर हक है और वो दरवाजे पे खड़ी है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। आप इवन के यू डोंट नो अबाउट योर सेकंड, तो आप इस चीज़ को तो जहन से निकाल दें कि आप जो है ना हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाले हैं। एक इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि जब तक आपकी सांस अल्लाह ताला ने चलाई है, आप उससे एक दुआ मांगें कि वो किसी की मोहताजी ना करे, और दूसरी चीज़ आपको बीमारी वाली मौत ना दे, मौत आपको आराम की दे, ताकि आपको उस मौत की तकलीफ से बच जाएं जो आपने मौत आने से पहले काटनी है। सही। देखिए इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप एक चीज़ को सफ़र करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, और एक आप तंदुरुस्ती वाली जो है ना कि एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म हुआ तो आपकी जान निकाल ली गई है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप अब इसी तरीके से अब जब आपको पता है कि यार इस चीज़ से बचना है, अगर जितनी ज़िंदगी गुजारनी है कोशिश करने की कि हेल्दी वे में गुजारें, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी एहतियात ज़रूरी है। और एहतियात का मतलब ये नहीं कि आप डर के बैठ जाएं, आप उस फियर की वजह से जो है ना केयर करें जो कि सोसाइटी में प्रिवेल किया हुआ है। और ऐसे लोगों की बात जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि यार ऐसे इधर पाँव रखोगे तो ये हो जाएगा, इसने अब देखें अब बेसिक नॉलेज नहीं है। अब एक चीज़ अब सबको पता है कि यार ये किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है, बिल्कुल कौन सा वर्जन चल रहा है। अभी तो इसमें भी वर्जन आना शुरू हो गए कि यूके का, ब्राज़ील का है। अब ये इंतजार है कि पाकिस्तान अपना वर्जन का इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो अब इसी तरह अब इतना तो आइडिया है कि यार ये प्रॉपरली एयर फॉर्म में नहीं है उसमें कि आप समझो कि यार इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है कि ये कुछ देर के लिए हवा में रहता है, उसके बाद ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है। देखिए अब आपको इस चीज़ की एहतियात करनी है कि यार आप कुछ भी कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को हाथ लगाया आपने तो आप उसको डायरेक्टली अपने फेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करें, और कोई पाथ नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर वो कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और अपनी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा चेंज करें तो यकीनन हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।